Hello guys, welcome to our channel Rebirth in Storybook. Chapter 1 पुनर्जन्म और तारा की बदतमीजी। अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ कहते हुए तारा अपने सर को पकड़कर उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें बंद थी और उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखें खोलती उसके पहले ही उसे चक्कर आ जाता है और वह एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। तारा, जो अपने आप को स्टार रहती है, उसे दुनिया साइको कहती है। वो एक तरह की सनकी साइंटिस्ट है जो किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के एंटीडोट तारा नहीं बनाया है। तारा की पूरी जिंदगी एक रिसर्च लैब में ही बीती है। हालांकि तारा ने मोबाइल फोन के जरिए बाहर की दुनिया देखी हुई है, लेकिन उसे बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सप्ताह में एक बार ही कभी मुश्किल से घर से बाहर निकलती थी बाहर की चीजों को देखने के लिए। बाहर की दुनिया में तारा को डॉक्टर तारा कहा जाता है। लेकिन ये बंदी पैसों से जितनी अमीर है उतनी ही दिल की गरीब है। मस्त सब्जी घर से बाहर निकलती किसी न किसी से इसका लड़ाई होना तो एकदम तय था। तारा बिल्कुल किसी गुंडी की तरह थी, उसका नेचर एकदम बागी था। वो किसी से भी लड़ जाती और कुछ भी कर जाती। उसके लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखता था। कोई अगर उसे पसंद नहीं आता तो तब वो खरबूजे की तरह उसकी खोपड़ी खोल कर रख देती। तारा इस दुनिया के किसी भी नियम को नहीं मानती थी। उसके अनुसार जो काम करने में तुम्हें खुशी मिलती है वही करो, दुनिया के नियमों को भाड़ में छोड़ दो। यहाँ हर लड़की का शादी करना जरूरी है, लेकिन 28 साल की होने के बावजूद भी तारा को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो शादी करके एक पति नाम की आफत बिल्कुल भी नहीं पालन चाहती थी। वो 40 साल की उम्र में एक बच्चों को गोद लेने के बारे में सोचती थी और वैसे ही अपनी जिंदगी काटने के बारे में सोचती थी। अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए भी उसके पास कॉल बॉयज का ऑप्शन था। मिला जुला का तारा एकदम सरफिरी किस्म की लड़की थी। तारा को उसका असिस्टेंट संकी कहता था, लेकिन मन ही मन सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। तारा को रिसर्च वगैरह करना बहुत पसंद था, जिसके लिए उसने एक बहुत बड़ा विला ही बनवा लिया था और वहाँ बड़े बड़े बहुत सारे कमरे थे। किसी में मेडिकल रिसर्च की चीज़ होती थी और किसी में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स होते थे। तारा के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ थी जो नॉर्मली दुनिया में किसी के पास नहीं होती। एक दिन उसके लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ लगभग जल चुके थे। अपने हाथों को इतना जख्मी देखकर तारा ने कुछ दिनों का रेस्ट लेने के बारे में सोचा। महारानी खुद को रेस्ट कर रही है, लेकिन अपने असिस्टेंट को बिल्कुल भी चैन से नहीं छोड़ रही है। तारा ने अपने असिस्टेंट अक्षय को अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने पास ही रख लिया। बेचारे को अपनी बॉस के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा था। सोशल मीडिया पर तरह तरह की फनी वीडियो दिखाना, खुद फनी डांस करके तारा को हंसाना और अपनी शर्ट उतार कर तारा को अपनी आंखें सेकने देना। बेचारा असिस्टेंट खिलौना बनकर रह गया था। इन सभी चीजों से तारा एक दिन में ही बोर हो गई। तब अगले दिन अक्षय तारा के लिए एक स्टोरी बुक उठाकर ले आता है। वो खुद इस स्टोरी बुक को बढ़िया से पढ़कर तारा को सुनाने लगता है। इस स्टोरी को सुनते ही तारा का मुंह बन जाता है। हालांकि कहानी शुरुआत में तारा को इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि इस स्टोरी की हीरोइन का नाम भी तारा था, लेकिन आगे कहानी के बारे में सुनते सुनते तारा का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। इस स्टोरी की हीरोइन राजकुमारी तारा प्रिया बहुत ही ज्यादा मासूम थी, जिसकी हर कोई बेइज्जती कर देता था। तारा को तो इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था कि इस राजकुमारी का नाम उसकी तरह है, लेकिन काम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। तारा माँ ही मन सोचती है कि अगर मैं राजकुमारी तारा प्रिया की जगह होती तब हर एक इंसान को पकड़कर सबके मुंह में बम फिट कर देती और एक झटके में सबका स्वाहा। ऐसे ही धीरे धीरे तारा का हाथ सही हो गया और वो एक बार फिर से अपने काम पर लग गई। वो इस वक्त एक बहुत ही अजीब सा गैजेट बना रही थी। ये गैजेट देखने में बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन इसके अंदर के फीचर्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। ये गैजेट एक इंसान को सर से लेकर पैर तक अच्छे से ऑब्जर्व करता है। इंसान की स्किन, उसके स्क्रीन से दिखने वाली हर एक नसों को, इंसान के सीने को देखकर उसके हार्ट बीट को, उसके स्किन कलर, इंसान का मोटापा, हेयर फॉल, हर एक छोटी से छोटी चीज अपनी आंखों से स्कैन कर सकता है। ये गैजेट इतना ज़्यादा एडवांस था कि वो किसी भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा गहराई से ऑब्जर्व करता था और उसके अंदर की सारी बीमारियों को एक बार में ही बता डालता था। हालांकि तारा इसको बनाने में अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन वह कोशिश तो कर रही थी। दोपहर का टाइम था जब अक्षय तारा के लिए लंच लेकर आया था।
उसके हाथ में एक नारंगी का जूस का ग्लास था और कुछ फ्रूट्स थे। तारा अपने काम में इस कदर गुम हो गई थी कि उसे इस बार का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे से अक्षय आ रहा है। अक्षय इस बात पर ध्यान नहीं देता और अचानक से ही उसका पैर वहीं पर जमीन पर गिरे हुए एक वायर में फंस जाता है और उसके हाथ में पड़ा हुआ ऑरेंज जूस का पूरा ग्लास तारा के द्वारा बनाए गए गैजेट पर गिर जाता है। अचानक से ही गैजेट में एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक बहुत तेज धमाका होता है। अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ कहते हुए तारा अपने सर को पकड़कर उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें बंद थी और उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखें खोलती उसके पहले ही उसे चक्कर आ जाता है और वह एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। अगली बार तारा है जब अपनी आंखें खोलता है तब उसे हर तरफ सफेद रोशनी दिखाई देती है। वो गुस्से में गाली देते हुए बोलती है, कमीने अक्षय, मैं बिना एनेस्थीसिया का ही तेरा ऑपरेशन कर डालूंगी और तेरी एक किडनी निकाल कर किसी अस्पताल में डोनेट कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। भगवान से अपनी शुक्र माना कि जिस तरह हमें जिंदा हूं उस तरह तू जिंदा ना बचा हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखों को 2-3 बार बंद करके जब तारा अपनी आंखें दोबारा खोलते हैं तब उसकी आंखें बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। उसे इस वक्त अपनी आंखों के सामने कुछ अजीब सी भी चीज दिखाई दे रही थी। अचानक से ही तारा को ऐसा महसूस होता है जैसे वह फिल्म के किसी सेट पर है। तारा माँ ही मन बोलती है, मेरा विला तो किसी भी फिल्म सिटी से बहुत ही ज्यादा दूर है, फिर मैं ये कौन सी दुनिया में आ गई। उद्धरण चिन्ह। तारा अपना माथा पकड़कर उठकर बैठ जाती है कि अगले ही पल उसे अपना कर ही कुछ अजीब सा लगता है। तारा की आंखें बिना भाव के हो जाती है और वह अपने हाथों को देखने लगती है। अपने हाथों को देखते ही उसकी माथा ठनक जाता है। उसका हाथ बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा था। वो जल्दी से बेड पर खड़ी हो जाती है और अपनी हाइट को देखने लगती है तब उसकी आंखें लगभग बाहर ही आ जाती है। अरे यार, उसकी हाइट तो एकदम 10 साल के बच्चे की तरह है। अचानक सहित तारा अपने बाल को खुजलाते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराती है और बेड पर लेटकर वापस से सो जाती है। सोते वक्त वह मन ही मन बोलती है, अरे मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, अगर दिखाना ही है तो कोई ढंग का सपना दिखाओ यार। सपने में कौन सी दुनिया में लाकर पटक दिया मुझे। अब वापस से चैन के लिए मुझे फिर से सोना पड़ेगा। 2 घंटे बाद जब तारा की नींद खुलती है तब उसे एहसास होता है कि कोई उसके बालों पर हाथ फेर रहा है। अचानक सही तरह की आंखें खुल जाती है और तारा के दिमाग से पहले उसकी बॉडी रिएक्ट कर देती है। इस वक्त कोई उसके पास था, इस बात का एहसास होते ही तारा का सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले एक्टिव होता है। वो उस हाथ को पकड़कर जल्दी से उस इंसान को उठाकर पटक देती है। तारा को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आया हुआ है। उस अनजान इंसान को जमीन पर पटकने के बाद फाइनली तारा अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते हैं उसे एक बार फिर से वही नज़ारा दिखता है जो सोने से पहले उसे दिखाई दिया था। वो उस 15 साल की लड़की को देखती हैं जो अभी जमीन पर गिरी हुई गुस्से से तारा को देख रही थी। उस लड़की को देखते ही तारा की आंखें छोटी हो जाती है। तारा को ऐसा लगता है कि यह लड़की उसे किडनैप करके लाई है। वैसे भी उसके यहाँ पर 15 साल के बच्चे बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं तो फिर किडनैपिंग कौन सी बड़ी बात है। तारा हर अजीब चीजों को इग्नोर करके सबसे पहले उस 15 साल की लड़की के ऊपर कूद जाती है और उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचते हुए बोलती हैं, हाउ डरे यू टू टच माई सिल्की हेयर। पाउटिंग। वो जमीन पर गिरी हुई लड़की कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि तारा आखिर बोल क्या रही है। वो लड़की दर्द से चिल्लाने लगी। उस लड़की के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहां 2 लोग आ जाते हैं जिन्होंने बिल्कुल महाराज और महारानी की तरह वस्त्र पहने हुए थे। तारा बिना किसी भाव के इन तीनों को देखने लगी थी क्योंकि उसके लिए ये सारे लोग जोकर से कम नहीं थे। तारा के लिए तो पुराने जमाने के कपड़े भी जोकरों के कपड़ों के बराबर थी। जितना खुद का वजन नहीं होता था उससे ज्यादा गहने और कपड़े पहनकर रखते थे ये लोग। और एक हमारी तारा है जो हर वक्त शॉर्ट्स में रहती है। अगर आज उसके सामने खड़ी औरत के ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो वो भागेगी कैसे और खुद को बचाएगी कैसे। उसने गहने और कपड़े इतने भारी पहन रखे हैं कि वो भागते वक्त ही मुंह के बल गिरेगी, लेकिन तारा तो जानबूझकर ऐसी कैजुअल कपड़े पहनती है, इसके बाद वह किसी को भी भरपेट मार सकती है और भागने में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो दोनों लोग जैसे ही इस कक्ष के अंदर आते हैं वो लोग अपनी दोनों ही बेटियों को ऐसे देखकर हैरान हो गए थे।
महाराज चंद्रशेखर सिंह अपनी छोटी बेटी को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उनकी यह छोटी सी प्यारी सी गुड़िया तो बहुत ही ज्यादा मासूम थी, वो आखिर ऐसी बदमाशों वाली हरकतें क्यों कर रही है। तारा जब अपनी नजर उठाकर सामने खड़े दो लोगों को देखती हैं तब उसकी आंखें और भी ज्यादा छोटी हो जाती है। अचानक से ही उसे ऐसा लगता है जैसे वह फिल्म के किसी सेट पर आ गई है। पर जहां तक तारा जानती थी और जहां तक उसने इंटरनेट पर देखा था, फिल्म सिटी इतनी परफेक्ट तरीके से नहीं होती है। वो छत की तरफ देखती है तब हैरान हो जाती है। फिल्म सिटी के छत ऐसे नहीं होते हैं, वहां तो टूटी फूटी चीज होती है। तारा मन ही मन कुछ सोचने लगती है और उस लड़की के बाल को छोड़ देती है। वो लड़की जल्दी से तारा को धक्का देकर खुद से अलग कर देती है और दौड़कर अपने पिताश्री के गले लग जाती है। वो आंसू बहाते हुए बोलती हैं, पिताश्री देखिए ना तारा प्रिया को क्या हो गया है, उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया था। इतना बोलकर वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी थी। हालांकि मन ही मन उसे तारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सभी की नजरों में अच्छे बने रहना चाहती थी, इसलिए वह रोने का नाटक करना ही सही समझती है। वही उस लड़की के मुंह से अपने लिए तारा प्रिया सुनकर तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन गायब हो जाते हैं। वो बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े इन तीन लोगों की फैमिली को देख रही थी, जिसका मेंबर वह खुद को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। महाराज चंद्रशेखर सिंह तारा की तरफ देखते हुए क्रोध भरी आवाज में बोलते हैं, ये किस प्रकार का व्यवहार कर रही है आप राजकुमारी अपनी बड़ी बहन के साथ। क्या आप हमारे द्वारा दिए गए सभी संस्कारों को भूल चुकी हैं। पाउटिंग। अब बस इस पॉइंट पर तारा का भी दिमाग खराब हो गया। वो तेज आवाज में गरजते हुए बोलती है, अबे ओ बुढ़े, संस्कार की बात तो करियो ही मत। जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते उनके संस्कार ऐसे ही होते हैं। उद्धरण चिन्ह। तारा इस वक्त बहुत ही गुस्से में थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह बोल क्या रही है। वही तारा के मुंह से ऐसी बदतमीजी भरी बात को सुनकर महाराज चंद्रशेखर सिंह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो क्रोध में तारा के पास आते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वैसे तो तारा बहुत स्ट्रांग थी और उसे इस थप्पड़ का जवाब देना भी बहुत अच्छे से आता था, लेकिन इस वक्त उसका शरीर एक बच्चे का था। वो इस वक्त बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह थी और उसका शरीर 10 साल का था। एक 10 साल के बच्चे के लिए ये थप्पड़ सह पाना बहुत मुश्किल था। इस थप्पड़ की वजह से तारा का पूरा दिमाग हिल गया और अगले ही पल जमीन पर गिरकर वह बेहोश हो गई। महाराज चंद्रशेखर सिंह भी अपनी इस हरकत की वजह से हैरान रह गए थे, परंतु उन्होंने जब तारा प्रिया की बात को सुना तब उन्हें बहुत क्रोध आ चुका था। महाराज चंद्रशेखर सिंह की पत्नी और राजकुमारी तारा प्रिया की माता श्री महारानी शिवानी भी अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। राजकुमारी तारा पूजा की बड़ी बहन और इस महल की बड़ी राजकुमारी राजकुमारी ऐश्वर्या भी राजकुमारी तारा प्रिया की ऐसी हरकत से हैरान थी। राजकुमारी ऐश्वर्या को राजकुमारी तारा प्रिया को परेशान करने में बहुत मजा आता था, लेकिन आज तो सब कुछ ही उल्टा हो गया था। महारानी शिवानी जल्दी से राजकुमारी तारा प्रिया के पास जाती है और उन्हें अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से लेट देती है। अपनी पुत्री की ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। महाराज चंद्रशेखर सिंह को भी बुरा लग रहा था, परंतु वो गुस्सा होने का नाटक करते हुए वहां से निकल गए। तारा प्रिया को एक नज़र देखकर राजकुमारी ऐश्वर्या और महारानी शिवानी भी वहां से निकल गई। महारानी शिवानी सीधा महाराज के पास जाती है और उदासी भरे स्वर में बोलती है, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा महाराज कि आज हमारी पुत्री ने हमसे इस प्रकार बात की। हमें उनके साथ शक्ति बरतने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। महाराज भी अपने अंदर के गेट को छुपाकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध भरी आवाज में बोलते हैं, राजकुमार अर्थवीर सिंह एक बहुत बड़े योद्धा हैं और राजकुमारी तारा प्रिया का उनके प्रति यह आकर्षण बिल्कुल उचित नहीं है। उद्धरण चिन्ह। देखा ना आपने आज कैसे उन्होंने राजकुमारी तारा प्रिया को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। हमारी पुत्री अभी छोटी है और मासूम है, परंतु राजकुमार अर्थवीर सिंह मासूम बिल्कुल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो इस पूरे देश के महाराज जयवीर सिंह के पुत्र है और हम इसी देश के एक छोटे से राज्य की गद्दी को संभालते हैं। हमारी हैसियत उनके पांव के धूल बराबर भी नहीं है और हमारी पुत्री बचपन से ही राजकुमार अर्थवीर सिंह को पसंद करती है। उद्धरण चिन्ह। महाराज की बात को सुनकर महारानी शिवानी उदास हो जाती है और उदासी भरे स्वर में बोलती है, और सबसे बड़ी बात कि राजकुमार अर्थवीर सिंह हमारी पुत्री से उम्र में 10 साल बड़े हैं। उद्धरण चिन्ह।
महाराज चंद्रशेखर सिंह क्रोध भरी आवाज में बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब हमें राजकुमारी ताराप्रिया को आचार्य दीनदयाल के आश्रम भेजना होगा। आचार्य दीनदयाल बहुत ही कठोर स्वभाव के हैं और वह हमारी पुत्री को शिष्टाचार सिखा देंगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी पुत्री के दूर जाने की बात को सुनकर महारानी शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु उन्हें भी अपने पति की बात बिल्कुल सही लगती है। ये बात तो सत्य है कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ राजकुमारी ताराप्रिया का व्यवहार बुरा होता जा रहा है। दोनों ने ही राजकुमारी ताराप्रिया को आश्रम में भेजने का फैसला कर लिया था। और बेचारी तारा, जिसे पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, वह अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। चाटू राजकुमारी ताराप्रिया की प्लानिंग। अगले दिन सूर्योदय के पहले ही राजकुमार अर्थवीर सिंह इस राज्य से जा चुके थे, क्योंकि उन्हें पड़ोस के ही राज्य में किसी खास कार्य के लिए जाना था। वो तो इस देश के सभी राज्यों में से उनके और उनके परिवार वालों के रिश्ते इस राज्य के महाराज से थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से विश्राम करने के लिए युवराज ने इस राज्य को ही चुना। हालांकि युवराज को ताराप्रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, परंतु वह इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि यहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा ही सम्मान दिया जाता है। वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्य में चले जाते हैं। वही अगली सुबह जब ताराप्रिया जागने के बाद मन भर युवराज अर्थवीर सिंह को गाली दे देती है, तब वो तैयार होने के लिए चली जाती है। नहाने तक तो ठीक था और एक सूखा कपड़ा लपेटकर बाहर आने तक भी ठीक था, लेकिन अब यहाँ से राजकुमारी ताराप्रिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो जब अलमारी खोलकर अंदर रखे हुए कपड़ों को देखती हैं, तब उनकी आंखें छोटी हो जाती है। इस अलमीरा में सिर्फ और सिर्फ भारी भारी लहंगा रखा हुआ था। हालांकि 10 साल की बच्ची के लिए ये लहंगा ठीक ठाक था, लेकिन डॉक्टर तारा के लिए ये किसी टॉर्चर से काम नहीं था। वो बिल्कुल भी इन बकवास कपड़ों को पहनने के मूड में नहीं थी। वो अपने दांत पीस लेती है और मन ही मन बोलती है, साला ये जिंदगी का स्यापा खत्म ही नहीं होता बेपाउटिंग। अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनने वाली हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या लेना देना। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर ताराप्रिया मन ही मन सोचने लगती है, अपन आजादी की जिंदगी जीने वाले मनुष्य हैं और इन बेफालतू के भारी भरकम कपड़ों के लफड़े में अपने को पड़ने का कोई शौक नहीं है। एक काम करती हूँ, इस महल को ही छोड़कर चली जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ, धरती की कोई भी ताकत मुझ पर अपना हुकूमत नहीं चला सकती, और जिसने कोशिश की मैं उसका सर ही उसके धड़ से उखाड़ दूंगी। एक काम करती हूँ, मैं अभी भी एक बच्ची ही हूँ और मेरे पास जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं खुद का एक साम्राज्य खड़ा करने की ताकत रखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया के मन में अचानक से ही ख्याल आता है कि वो सच में ऐसा कर सकती है। वो सच में एक ऐसे साम्राज्य को खड़ा कर सकती है जो बिल्कुल डॉक्टर तारा के जमाने वाला हो। लेकिन इसके बारे में सोते हुए भी ताराप्रिया के मन में हजारों सवाल थे। वो सबसे पहले अपनी खुद की एक आर्मी को खड़ा करना चाहती थी। वो मन ही मन सोचने लगती है कि अपनी एक खुद की आर्मी की टीम को खड़ा करने के लिए उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अचानक से ही राजकुमारी ताराप्रिया के दिमाग में ख्याल आता है कि उन्होंने जब इस कहानी को पढ़ा था तब उन्हें यहाँ के लोगों का रहन सहन भी अच्छा नहीं लगा था। यहाँ ज्यादातर लोग बेटियां पैदा होने के बाद उनकी हत्या करवा देते हैं या फिर कहीं फेंक आते हैं। अचानक से ही राजकुमारी ताराप्रिया ने सोचा कि ऐसे ही लड़कियों को अपने गैंग में शामिल करना सही होगा। कुछ गरीब मजदूर के बच्चे जिन्हें आमिर जमींदार द्वारा परेशान किया जाता है, वो ऐसे लोगों को भी अपनी गैंग में शामिल कर सकती हैं। कुछ लावारिस अनाथ बच्चे, एक बहुत बड़ा खाली जगह और बहुत सारी मुद्राओं की आवश्यकता पड़ने वाली है राजकुमारी ताराप्रिया को। हालांकि वह अगर कोई नॉर्मल लड़की की तरह जन्मी होती तब वह ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन उसका पुनर्जन्म तो एक राजकुमारी के रूप में हुआ है। राजकुमारी ताराप्रिया के पास बहुत ही अधिक धन है। वो सचमुच में अपना एक साम्राज्य खड़ा कर सकती है और अभी भी उनके पास बहुत वक्त है ये सब करने के लिए। इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचकर राजकुमारी ताराप्रिया बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही थी और यहाँ से जाने का तरीका सचोने ही लगी थी। वो अभी यहाँ से जाने का तरीका सोच ही रही थी कि अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। तारा ने इस स्टोरी बुक को अच्छे से पढ़ा था। तारा को बहुत अच्छे से पता था कि जब युवराज अर्थवीर सिंह ने राजकुमारी ताराप्रिया को गिरा दिया था, जिसकी वजह से ताराप्रिया बेहोश हो गई थी, उसके बाद होश में आते ही वो युवराज अर्थवीर सिंह के पास जाकर बहुत रोई थी और उनसे बातें करने की कोशिश भी की थी। इस पॉइंट पर आकर युवराज अर्थवीर सिंह इतना ज्यादा भड़क चुके थे कि उन्होंने महाराज को सख्त चेतावनी ही दे डाली थी।
महाराज चंद्रशेखर सिंह अपनी बेटी की इस हरकत से इतनी ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे कि उन्होंने राजकुमारी ताराप्रिया को आचार्य दीनदयाल के आश्रम में भेजने का फैसला कर दिया था। ये वही वक्त है जब राजकुमारी ताराप्रिया को आचार्य दीनदयाल के आश्रम में भेजा जाएगा। हालांकि राजकुमारी ताराप्रिया मन ही मन इस बात को सोच रही थी कि अभी तक तो उन्होंने होश में आने के बाद युवराज को परेशान भी नहीं किया है, तो फिर क्या राजकुमारी ताराप्रिया के पिताश्री उसे आश्रम भेजेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि कहानी से उल्टा बिहेव करने के चक्कर में राजकुमारी ताराप्रिया इस कहानी के भविष्य को ही बदल डालें। वो तो खुद इतनी ज्यादा हार्टलेस थी कि उसे यहाँ पर मौजूद किसी भी लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो बस किसी भी तरह से यहाँ से चली जाना चाहती थी। वो इन सभी लोगों से रिश्ता ही तोड़ डालना चाहती थी। राजकुमारी ताराप्रिया को अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो सचमुच में चाहती है कि राजकुमारी ताराप्रिया की मृत्यु हो जाए और सभी लोग उन्हें भूल जाए। वो राजकुमारी ताराप्रिया के अस्तित्व को मत कर डॉक्टर तारा को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। डॉक्टर तारा द सुपर जीनियस डॉक्टर, जिसने अपनी दुनिया में भी राज किया है और इस दुनिया में भी राज करेगी। अपने मन में पाक रहे इस ख्याली पुलाव के बारे में सोचते ही राजकुमारी ताराप्रिया का चेहरा खुशी से खिल गया था। वो कहानी को बिल्कुल वैसे ही चलने देने वाली थी जैसे उन्होंने किताब में पढ़ा था, लेकिन चीज इस बार थोड़ी अलग होगी। वैसे भी महल में मौजूद कौन सा ऐसा इंसान है जो राजकुमारी ताराप्रिया से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उन्हें देखने के लिए आश्रम में चला जाएगा। राजकुमारी ताराप्रिया अच्छे से जानती थी कि राजकुमारी ताराप्रिया के यहाँ से चले जाने के बाद कोई भी उन्हें देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए आश्रम नहीं जाने वाला है। और यही तो राजकुमारी ताराप्रिया का प्लस पॉइंट है। कहानी के अनुसार राजकुमारी ताराप्रिया जब आश्रम से 8 साल बाद वापस आती है, तब तक उनके परिवार के सभी लोगों के मन में राजकुमारी ऐश्वर्या के लिए कुछ ज्यादा ही गहरी भावनाएं थी और उनके लिए ताराप्रिया तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सभी लोग राजकुमारी ताराप्रिया को भूलकर अपने परिवार में खुशी भरा जीवन बिता रहे थे। ताराप्रिया के वापस आने के बाद भी घर के सभी लोग राजकुमारी ताराप्रिया को इग्नोर ही करने लगे थे। जहां परिवार के सभी लोग शाही भोजन कक्ष में भोजन करते थे, वहीं राजकुमारी ताराप्रिया अपने कक्ष में भोजन करती थी। आश्रम से आने के बाद राजकुमारी ताराप्रिया का कक्ष भी बदल दिया जाएगा और उन्हें एक ऐसा कक्ष दिया जाएगा जो महल के सबसे कोने वाले स्थान पर है। इस बारे में सोचते ही राजकुमारी ताराप्रिया का गुस्सा आपे से बाहर चला जाता है। राजकुमारी ताराप्रिया हर वक्त अपने कक्ष में अकेली गुमसुम रहती थी और धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई थी। आश्रम से वापस आने के बाद उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। और बस इसी कहानी को पढ़ने की वजह से डॉक्टर तारा इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो हर वक्त अपने असिस्टेंट अक्षय को गालियां ही दे रही थी। पर खैर, बात चाहे जो भी हो, अगर राजकुमारी ताराप्रिया के घर वाले उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तब ये बात तो उनके लिए और भी ज्यादा अच्छी है। वो अपने बेफिक्र और बेखौफ अंदाज में वापस आने के लिए मचल रही थी। इस वक्त यहाँ पर इंटरनेट वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से राजकुमारी ताराप्रिया को फिलहाल तो बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में लोगों को आइडिया ना होने की वजह से इन सभी चीज़ों को इन्वेंट करने में टाइम लगा था, लेकिन हमारी इंटेलिजेंट राजकुमारी ताराप्रिया को इन सभी चीज़ों को कैसे बनाना है बहुत अच्छे से पता है। वो हर छोटे से छोटे गैजेट से लेकर बड़े से बड़े गैजेट को बनाना बहुत अच्छे से जानती थी। वो एक साइंस की स्टूडेंट थी और सोते वक्त भी उनके सपने में सिर्फ और सिर्फ तरह तरह की जड़ी बूटियों और नए नए गैजेट के आइडिया ही आया करते थे। वो बेचारी इन सभी चीज़ों में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी कि उसने खुद को इमोशंस, अटैचमेंट, लव, रिस्पेक्ट, केयर, गिल्ट, हर तरह की फीलिंग से खुद को दूर कर लिया था। बेचारी जितनी ज़्यादा साइंस में इंटेलिजेंट थी, उतनी ही ज़्यादा इमोशंस के मामलों में कच्ची थी। प्रभात चाहे जो भी हो, अभी तो वह बच्ची थी। अगर वह चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी। इस बारे में सोचते ही राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। उसे अपनी जिंदगी वापस से जीने का एक मौका मिला है। वो अब एक 28 साल की लड़की नहीं बल्कि एक 10 साल की बच्ची है और वो अब बचपन से लेकर अपनी पूरी जिंदगी वापस से जी सकती है। वो इस बार अपनी पूरी जिंदगी लैब में नहीं बिताकर बाहर की दुनिया को भी देखेगी। वो हर रोज 2 घंटे हर तरफ घूमने के लिए निकलेगी और खुद को एक बार फिर से एक बंद कमरे में नहीं रखेगी। वो अब दुनिया देखेगी और अजनबी लोगों से घुलेगी मिलेगी। मन ही मां राजकुमारी ताराप्रिया ने सच तो बहुत कुछ लिया था, बस इंतजार था तो उन्हें यहाँ से बाहर फेंके जाने का।
उनके मन में तो एक प्रकार का डर था कि कहानी युवराज अर्थवीर को परेशान न करने की वजह से उनके घर वाले उन्हें आश्रम भेजने का प्लान कैंसिल ना कर दे। वो यहाँ से जाना चाहती थी। वो मन ही मन बोलती है, अगर इन अकाल के पैदल लोगों ने मुझे आश्रम नहीं जाने दिया तब मजबूरी में मुझे युवराज अर्थवीर सिंह के पास जाकर उसे परेशान करना होगा और उसकी हड्डी पसलियां तोड़ देनी होगी, तब जाकर फाइनली ज्यादा कुछ कहानी में हुआ था वैसा होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर तारा अजीब सा मुंह बना लेती है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या क्या दिन दिखाओगे मुझे देवा? अगर पुनर्जन्म देना ही था तो युवराज अर्थवीर सिंह के शरीर में देते हैं, कम से कम में राजकुमारी तारा प्रिया जैसी बेवकूफ राजकुमारी की अच्छे से पिटाई तो करती। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया सच में एक बहुत ही बेवकूफ कैरेक्टर था जिसे डॉक्टर तारा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और उनकी किस्मत तो देखो कि उसका जन्म हुआ भी तो राजकुमारी तारा प्रिया के ही रूप में। इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचते सोचते राजकुमारी तारा प्रिया ना चाहते हुए भी अलमीरा से एक गुलाबी रंग के छोटे से लहंगे को निकाल लेती हैं और बिना मन का उसे पहन लेती है। वो लहंगा पहन नहीं रही थी, उतना ज्यादा लहंगे को गाली दे रही थी। साला आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो डॉक्टर तारा को परेशान कर सके, और जब से यहाँ पर आई हूँ तब से सारे के सारे लोग मुझे परेशान करने पर तुले हुए हैं। और जब सारे लोग मेरी नज़रों से दूर हो गए तब ये पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ वाले कपड़े मेरे नाक में दम करके बैठे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया जैसे स्कर्ट पहना करती थी वैसे ही किसी भी तरीके का दिमाग लगाकर लहंगे को पहन लेती है और ऊपर वाले को भी किसी तरह दिमाग लगाकर पहन लेती है, लेकिन दुपट्टा को देखते ही राजकुमारी तारा प्रिया को समझ में नहीं आता कि उसका क्या करना है। अचानक से ही राजकुमारी तारा प्रिया कुछ सोचने लगती है। उन्होंने एक बार अपने असिस्टेंट अक्षय के फोन में एक नज़र देखा था कि वह एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को देख रहा था जिसने लहंगा पहना हुआ था और उसकी कमर में कुछ पतला सा बंधा हुआ था। वो कमरबंद था जिसे देखकर राजकुमारी तारा प्रिया मन ही मन सोचने लगी। उस तस्वीर वाली लड़की ने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, या फिर शायद स्टाइल में उसने अपने दुपट्टे को हाथ में लेकर दूसरी तरफ फहराया हुआ था जिसकी वजह से तस्वीर में दुपट्टा नहीं आया था। लेकिन इस तस्वीर को याद करते ही राजकुमारी तारा प्रिया को ऐसा लगा जैसे उन्हें इस कमरबंद को अपने कमर पर बांधना है। इस बारे में सोचते ही राजकुमारी तारा प्रिया अपने दुपट्टे को कमरबंद समझकर अपनी कमर में बांध लेती है। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया को मन ही मन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उन्होंने सच में कोई बेवकूफ़ी वाला काम किया है। वो 10 बार से ज़्यादा खुद को आईने में देख चुकी थी, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके में गड़बड़ क्या है। अचानक से ही उन्हें ख्याल आता है कि कल उन्होंने महारानी शिवानी को जिस तरीके से लहंगा पहने हुए देखा था, क्या लहंगा को वैसे पहना जाता है? अरे मतलब लहंगा तो ठीक है, लेकिन दुपट्टा को क्या वैसे बांधा जाता है? इस बारे में सोचते ही राजकुमारी तारा प्रिया अपने दांत पीस लेती हैं और अपने दुपट्टा को निकालकर इतनी दूर फेंकती है कि वह दुपट्टा भी रोते हुए बोल रहा होगा, अरे मालकिन, पहनना तो आपको खुद नहीं आता और सजा मुझे दे रही हो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन शुक्र है कि दुपट्टे के पास जुबान नहीं है, वरना अगर उसने गलती से भी ऐसी बात बोलने की हिम्मत कर दी होती तब डॉक्टर तारा उसकी जवानी खींच डालते। डॉक्टर तारा सच में बहुत ही ज्यादा रूड है। वो अभी अपने दिमागी घोड़े को और दौड़ाती उसके पहले ही राजकुमारी तारा प्रिया के कक्ष में महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी सिंह आते हैं। उन दोनों को देखते ही राजकुमारी तारा प्रिया अजीब सा मुंह बना देती है और अपनी नजरें फेर लेती है। राजकुमारी तारा प्रिया अभी 10 साल की छोटी बच्ची थी जिसकी वजह से उनका लहंगा थोड़े अलग तरीके का होता था। जवान शरीर पर छोटे छोटे चोलियां अच्छी लगती है, लेकिन राजकुमारी तारा प्रिया अभी 10 साल की छोटी बच्ची थी जिसकी वजह से लहंगे के ऊपर उन्होंने एक टॉप के साइज का चोला पहना हुआ था, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, नो माउथ फेस। जब महाराज और महारानी राजकुमारी तारा प्रिया को अपने दुपट्टे को ऐसे फेंकते हुए देखते हैं और उसे अजीब सा मुंह बनते हुए देखते हैं तब उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उनकी यह छोटी सी बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी है। पहले जहां तारा प्रिया के चेहरे पर हमेशा एक मासूमियत और घबराहट होती थी, अब इस मासूम से चेहरे पर इरिटेशन भरे भाव को देखकर महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी सिंह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाते। महाराज चंद्रशेखर सिंह खुद को मजबूत करते हैं और सख्त चेहरे के साथ वो राजकुमारी तारा प्रिया के दुपट्टे को उठा लेते हैं और अपनी प्यारी सी बिटिया को अच्छे से दुपट्टा पहना देते हैं। उनकी आंखों में इस वक्त अपनी प्यारी सी छोटी बेटी के लिए सिर्फ प्यार था जिसे राजकुमारी तारा प्रिया बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी।
वो यहाँ पर मौजूद किसी भी लोगों को एक नज़र भी देखना पसंद नहीं कर रही थी। वही महाराज चंद्रशेखर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया को अपनी गोद में लेकर बैठ जाते हैं और उसके बाल को प्यार से सहलाते हुए बोलते हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है पुत्री। उद्धरण चिन्ह। महाराज चंद्रशेखर सिंह की गोद में बैठकर राजकुमारी ताराप्रिया को कुछ अजीब सा लगता है। राजकुमारी ताराप्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया जब महाराज चंद्रशेखर सिंह ने उसे अपनी गोद में बैठाया। हालांकि महाराज चंद्रशेखर सिंह के इरादे गलत नहीं थे और ज्यादातर पिता ऐसे होते हैं जो अपने छोटे बच्चे बेटा नहीं सिर्फ बेटियों को अपनी गोद में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया के अंदर एक 28 साल की डॉक्टर की आत्मा थी जिसकी वजह से उसे ये सब अजीब लग रहा था। अरे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि राजकुमारी ताराप्रिया को दूसरे लोगों को देखना तक पसंद नहीं था। बिल्कुल पसंद नहीं था जब कोई भी इंसान ऐसे उनसे चिपकने की कोशिश करे या उनके आसपास भटके। राजकुमारी ताराप्रिया कुछ नहीं बोलते तब महाराज चंद्रशेखर सिंह अपनी आवाज को एक बार फिर से सख्त कर लेते हैं और राजकुमारी ताराप्रिया को बोलते हैं, हम आपको कुछ सालों के लिए आचार्य दीनदयाल के पास भेज रहे हैं। आप इन दिनों कुछ ज्यादा ही बदतमीज और बिगड़ैल हो गई है। उद्धरण चिन्ह। हम जानते हैं कि आपको हमसे बहुत प्रेम है और आप हम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती है, परंतु आपके यहाँ से जाना ही होगा। हमारा यकीन कीजिए, हमारे लिए भी यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन था, परंतु आपके उज्जवल भविष्य के लिए यह बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। वहां पर जाकर आप अच्छे संस्कार और बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख पाएंगे। आपके अंदर की सारी शरारत है और बदतमीजियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप हमारी प्यारी पुत्री बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही महाराज चंद्रशेखर की राजकुमारी ताराप्रिया को बहुत सारी बातें समझ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी ताराप्रिया तो कुछ और ही सोच रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरे यही तो वह खुद भी चाहती थी। हालांकि इस बार तो राजकुमारी ताराप्रिया ने युवराज रणवीर सिंह को परेशान नहीं किया था, तो फिर उन्हें आश्रम क्यों जाना पड़ रहा है, इस बारे में राजकुमारी ताराप्रिया समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अचानक से ही उन्होंने एक और चीज नोटिस कर लिया कि स्टोरी बुक में तो उन्होंने पढ़ा था कि उनके माताश्री और पिताश्री ने बहुत ही बेरहमी के साथ राजकुमारी ताराप्रिया को आश्रम भेज दिया था, परंतु आज कुछ तो अलग है। आज राजकुमारी ताराप्रिया के पिताश्री राजकुमारी ताराप्रिया से बहुत ही ज्यादा प्रेम से बात कर रहे हैं, जो राजकुमारी ताराप्रिया को हजम नहीं हो रहा। राजकुमारी ताराप्रिया मन ही मन सोचती है कि शायद इस बार युवराज रणवीर सिंह को परेशान न करने की वजह से उसे यह फोकट का प्यार मिल रहा है। राजकुमारी ताराप्रिया उर्फ डॉक्टर तारामा ही मन युवराज रणवीर सिंह सहित अपने इस पूरे परिवार को ही अपने दुश्मन समझ बैठी है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से भविष्य में राजकुमारी ताराप्रिया का अंत बहुत ही बड़ा होने वाला है। हालांकि डॉक्टर तारा माहिमा जानती थी कि राजकुमारी ताराप्रिया के मरने के बाद वो अपने रियल अस्तित्व को जिंदा कर लेगी और दुनिया में राजकुमारी ताराप्रिया के नाम से नहीं बल्कि द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर तारा के नाम से जानी जाएगी। राजकुमारी ताराप्रिया तो खुद यहाँ से जाने के लिए बेचैन है। वो अपने पिताजी को शांत करते हुए बोलती हैं, अरे पिताश्री, मुझे तो पहले से ही पता है मैं बहुत ज्यादा बदतमीज और बिगड़ैल हूँ। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आचार्य दीनदयाल के आश्रम में जाने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही राजकुमारी ताराप्रिया महाराज चंद्रशेखर सिंह के गोद से उतर जाती है और अपने अलमीरा के पास जाकर अपना सामान बांधने लगती है। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे अपने पिताश्री और माताश्री से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इस वक्त बिल्कुल एक निर्दय लड़की की तरह लग रही थी जो अपनी माँ की आंखों में आ चुके आंसुओं को भी इग्नोर कर चुकी थी। महारानी शिवानी सिंह, जो अभी तक महाराज और अपनी पुत्री को बातें करते हुए चुपचाप दूर से देख रही थी, उन्होंने जब अपनी पुत्री का ऐसा रवैया देखा तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके इस फैसले की वजह से उनकी पुत्री उनसे नाराज हो गई है और शायद भविष्य में उनकी पुत्री के साथ उनका रिश्ता अच्छा ना हो। वो इस बात को लेकर थोड़ी परेशान हो गई थी। वही महाराज चंद्रशेखर सिंह की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो भी राजकुमारी ताराप्रिया के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। यदि ऐसा पहले कभी हुआ होता तब राजकुमारी ताराप्रिया रोते हुए अपने पिताश्री के गले लग जाती और बार बार नहीं जाने की जिद करती। असली राजकुमारी ताराप्रिया तो अपने पिताश्री के पैरों तक में गिर गई थी और बहुत गिड़गिड़ा कर रो रही थी। वो मात्र 10 साल की बच्ची थी जो अपने पिताश्री से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहती थी। वैसे भी बेटियों को अपनी माँ से ज्यादा अपने पिता से प्रेम होता है।
राजकुमारी ताराप्रिया भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके दिल में सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता के लिए था। वो अपनी माँ और पिता दोनों के पैरों पर गिरकर बहुत रोई थी और बहुत चीखी चिल्लाई थी, लेकिन किसी ने भी उसके दर्द को नहीं देखा था। वो यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से गुस्से में महाराज चंद्रशेखर सिंह ने बहुत देर तक और बहुत दूर तक राजकुमारी ताराप्रिया को घसीटा भी था। ये सारी चीज याद करते हैं राजकुमारी ताराप्रिया को इन लोगों से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। हालांकि इस बार युवराज अर्थवीर को परेशान न करने की वजह से युवराज अर्थवीर सिंह ने राजकुमारी ताराप्रिया की शिकायत महाराज से नहीं की थी, जिसकी वजह से महाराज अभी भी अपनी पुत्री को बहुत सारा प्यार दिखा रहे थे। राजकुमारी ताराप्रिया जल्दी से अपना सामान तैयार कर लेती है और दो दशन को अपने कक्ष में बुलाकर अपना सामान उन्हें दे देती है। थोड़ा बहुत रोना धोना करने के बाद और गले मिलने के बाद फाइनली महाराज और महारानी राजकुमारी ताराप्रिया को महल से रवाना कर देते हैं। महल की दूसरी मंजिल से अपने कक्ष के खिड़की से राजकुमारी ऐश्वर्या राजकुमारी ताराप्रिया को जाते हुए देख रही थी। हालांकि राजकुमारी ऐश्वर्या राजकुमारी ताराप्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी इस वक्त राजकुमारी ताराप्रिया को जाता हुआ देखकर राजकुमारी ऐश्वर्या को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। राजकुमारी ताराप्रिया के चले जाने के बाद महाराज और महारानी एक दूसरे के गले लगाकर हल्का हल्का रोने लगे थे। आश्रम में उसे एक साधारण इंसान की तरह रहना होगा और उसके पास कोई भी दास दासी नहीं होंगे। जो भी सैनिक राजकुमारी ताराप्रिया को छोड़ने गया है वो सही से राजकुमारी ताराप्रिया को आश्रम में पहुंचा देने के बाद वापस वहां से आ जाएगा। उनकी फूल सी बच्ची ऐसे आश्रम में कैसे रहेगी, इस बारे में सोच सोच कर ही महाराज और महारानी दोनों को बहुत तकलीफ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ताराप्रिया के लिए यह महल कबाड़ से ज्यादा और कुछ नहीं था। वो तो महल से बाहर निकालकर ऐसे सांस लेने लगी थी जैसे वो अभी किसी घुटन भरे एलिवेटर से बाहर निकली हो। तारा के चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी थी और वो अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए यहाँ से निकल चुकी थी। तारा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह इस पूरे देश के हर एक राज्य में अपना एक सेक्रेट बेस बनाएगी। वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेगी जिसकी बॉस वह खुद होगी और सारे लोग उसके अंडर काम करेंगे। तारा अपने आसपास के वातावरण को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसकी दुनिया में ऐसा वातावरण नहीं हुआ करता था। हालांकि तारा को अपनी दुनिया ही ज्यादा पसंद थी, लेकिन ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। थोड़ी ही देर में सभी लोग आश्रम पहुंच जाते हैं। राजकुमारी ताराप्रिया बिना किसी भाव के आश्रम के अंदर चली जाती है। राजकुमारी ताराप्रिया की एक दासी आचार्य दीनदयाल के पास जाकर उनसे राजकुमारी ताराप्रिया के बारे में बातें करने लगती है। वही थोड़ी ही दूरी पर खड़ी राजकुमारी ताराप्रिया दोनों को बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। राजकुमारी ताराप्रिया की नजरों में बहुत तेज था। राजकुमारी ताराप्रिया का ऑरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। दूर से ही राजकुमारी ताराप्रिया को देख रहे आचार्य दीनदयाल भी राजकुमारी ताराप्रिया के इतनी मजबूत आभा को देखकर हैरान रह गए थे। 8 साल बाद तारा का एटीट्यूड। 8 साल बाद देखते देखते 8 साल बीत जाते हैं। सुबह का समय था, हर तरफ चहल पहल थी। इस राज्य में एक बहुत बड़ा बाजार लगता था जो सुबह होते ही शुरू हो चुका था। बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकान अभी से ही खोल रखी थी। इसी बाजार में एक नकाबपोश इंसान घूम रहा था। वो थोड़ी दूर आगे जाता है कि अचानक से उसे एक बहुत ही अजीब सा नज़ारा दिखाई देता है। वहां एक आदमी और एक औरत लगभग 20-21 साल की एक मासूम सी लड़की को घसीटते हुए अपने घर से बाहर निकल रहा था। वो नकाबपोश इंसान जब ऐसा नज़ारा देखता है तब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो इंसान इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो जल्दी से जल्दी उन लोगों के पास पहुंच जाता है। तब उन लोगों की बातें उसके कान में पड़ती है। अरे गांव वालों, देखो इस मनहूस लड़की को जिसने शादी के 4 दिन बाद ही मेरे बेटे की जिंदगी खा ली। शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे और मेरा बेटा बर्बाद हो गया। इस मनहूस की मनहूसियत ने मेरी बेटे की जिंदगी खा गई है। औरत मेरे बेटे को लाउडली क्राइंग। वो नकाबपोश इंसान इन लोगों की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और उसका गुस्सा तो तब और बढ़ जाता है जब बाकी सारे लोग भी उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलने लगते हैं। सभी उस मासूम से लड़की को नफरत भरी नजरों से देखने लगे थे। उस बेचारी लड़की को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस लगातार रोए जा रही थी। उसने सफेद रंग की बहुत ही शादी सी साड़ी पहन रखी थी।
उस लड़की के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मासूमियत थी और उसके मासूम से आंखों में बहुत सारा आंसू था। उसके आंसू को देखकर उसे नकाबपोश का दिल पिघल गया और उसे आसपास के लोगों की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये नकाबपोश इंसान कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ताराप्रिया थी, जो इन 8 सालों में बहुत ही ज्यादा जवान और खूबसूरत हो गई है। हालांकि खूबसूरत हो जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बंदी का एटीट्यूड अभी बिल्कुल वैसा ही है। वो अभी भी अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। वो खुद को महान और बाकी सबों को गधों के समान समझती थी। उसे इस वक्त इन लोगों से ज्यादा तो लड़की पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर तारा खुद इस जगह पर होती तब वो अकेले ही इन सभी लोगों का मुंह तोड़ देती। वो भीड़ को चीर कर आगे निकलती है और सबके सामने आ जाती है। वो अपने चेहरे पर बहुत ही क्रीपी स्माइल लिए हुए उस सभी को देखती हैं और उस मासूम सी लड़की की सास को बोलती है, अरे अम्मा, इस हिसाब से मनहूस तो आप भी है, क्योंकि आपकी वजह से आपके पति की जान चली गई। उद्धरण चिन्ह। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा मनहूस आप है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनके पति की जान गई बल्कि उनका बेटा भी मर गया। पता नहीं ऐसे मनुष्य लोगों को घर में या फिर समझ में रखा ही क्यों जाता है। सुना है जहां पर सती प्रथा बहुत चलता है, तो क्यों ना आपको भी आपके पति के साथ सती कर दिया जाए। उद्धरण चिन्ह। तारा इन सभी प्रथा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी और आज तक जितने भी औरतों को सती करने की कोशिश की गई थी, उन्हें धोखे से तारा हमेशा गायब कर दिया करती थी। तारा नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज्यादा समझदार थी और उसे पता था कि वह अकेले इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकती है, इसीलिए बड़े बड़े काम करने के लिए उसे पहले अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करनी थी। वो हर उस औरत को रेस्क्यू कर लेती थी जिसे सती किया जाता था। यहाँ तक कि शमशान घाट पर भी वह अपने कुछ छुपे हुए 3-4 बॉडीगार्ड को रखा करती थी। इन औरतों को रेस्क्यू करके सही से इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें अपने गैंग में शामिल कर लेती थी। एक्चुअली में तारों को ऐसा लगता था कि यहाँ के लोग औरतों को बहुत कम और नीचे समझते हैं, इसीलिए राजकुमारी ताराप्रिया ज्यादातर अपने गैंग में औरतों को ही शामिल कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को दिखाना चाहती थी कि औरतें भी कितनी भयानक हो सकती है। वो इन सभी लोगों को बताना चाहती थी कि औरतों के सामने इन दो कौड़े के आदमियों की कोई औकात ही नहीं है। वही राजकुमारी ताराप्रिया की बात को सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान हो गए थे। वो 20-21 साल की मासूम सी लड़की जिसका नाम वैष्णवी था, वो अपनी आंसू भरी नजरों से अपने सामने खड़े नकाबपोश इंसान को देखने लगी थी। वैष्णवी की सास गुस्से में दहाड़ते हुए बोलती है, ऐ तू कौन है बे? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मर्द के बारे में ऐसा बोलने की? हमारे स्वामी अभी भी जिंदा है और तू हमारे सामने ही हमारे स्वामी को मरा हुआ बोल रहा है। पाउटिंग। राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो आगे बढ़ती है और बड़े ही डरावने तरीके से बोलती है, अगर तुम्हारे पति अभी मरे नहीं है तो फिर ठीक है, मैं उन्हें अभी मार डालता हूं और उसके बाद अपने पति के साथ सती भी तुम्हें होना होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही वह नकाबपोश इंसान अपने पॉकेट से चाकू निकलता है और बहुत ही बेरहमी से वैष्णवी के ससुर जी के ऊपर चला देता है। ताराप्रिया एक डॉक्टर थी और उसे बहुत अच्छे से पता था कि एक इंसान किस हद तक दर्द बर्दाश्त कर सकता है। उसने बेशक वैष्णवी के ससुर जी पर बहुत बेरहमी से चाकू से वार किया था, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि इस बार के बाद उन्हें बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी और देखने वाले लोग भी इस नज़ारे को देखकर डर जाएंगे, लेकिन समय पर इलाज करने से इस बुढ़े आदमी को बचाया जा सकता है। हालांकि इस वक्त राजकुमारी ताराप्रिया इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वह वैसे भी इन लोगों को बचाना नहीं चाह रही थी। गुस्सा तो हमेशा तारा के नाक पर रहता है। वो यहाँ पर मैटर को और बढ़ाने की जगह एक ही बार में सारे लोगों को खत्म करके निकल जाने की मूड में थी, लेकिन एक ही बार में सबको जान से मार देने पर इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इन लोगों ने गलती क्या की है। राजकुमारी ताराप्रिया मन ही मन बोलती है, ले बेटे हो गया सेप्पा। उद्धरण चिन्ह। वही तारा के ऐसी हरकत को देखकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। तारा ने इस हमले को इतनी सटीक तरीके से किया था कि वहां पर मौजूद ज्यादातर लोग तारा को किसी शाही परिवार का पुरुष समझने लगे थे। वैसे भी शाही परिवार के लोग कभी कभी अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए ऐसे ही भेष बदल कर आया करते हैं। उनके सामने खड़ा यह इंसान है, शाही परिवार का है, इस बारे में सोचते ही किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी जो वो इस नकाबपोश इंसान को रोक सके। सारे लोग डर से 4 कदम पीछे हट गए और वह औरत दर्द से चिल्लाने लगी।
वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे इस आदमी ने हमारे मर्द को मार डाला रे, हमारे स्वामी के ऊपर चाकू से हमला कर डाला, वह भी हमारे आंखों के सामने। उद्धरण चिन्ह। तारा तो बिना किसी भाव के इस औरत के चिकने चिल्लाने को सुन रहे थे। वो बहुत ज्यादा निर्दय थी और उसे इस औरत से कोई लेना देना था भी नहीं। वो अपने दांत पीसते हुए वैष्णवी की तरफ देखती है जो डरी हुई थी। वैष्णवी को डरा हुआ देखकर तारा को इतना तेज गुस्सा आता है कि वह बिना कुछ सोचे समझे वैष्णवी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ चिपक देती है। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि वैष्णवी जमीन पर ही गिर जाती है और उसके होठों के किनारे से खून आने लगता है। तारा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए बोलती हैं, इस मनहूस औरत के मनहूसियत की वजह से इसका पति और बेटा दोनों करने वाले हैं और तुम्हारे तो खैर क्या ही कहने। तुम्हारे जैसी कायर डरपोक धरती पर बोझ इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तब इन दोनों बुड्ढे बुद्धि की साधे डांट तोड़कर इन लोगों के हाथ पर भी तो डालता। साला मेरे को डराने धमकाने की कोशिश कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि हम हैं और हमारे सामने सब पानी कम है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हैं तारा वैष्णवी को उठाकर घसीट लेती है और अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। वहां पर मौजूद हर एक इंसान राजकुमारी तारा प्रिया से इतना ज्यादा डर चुका था कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी जो वो लोग राजकुमारी तारा प्रिया को रोक सके। यहां से जाते वक्त राजकुमारी तारा प्रिया खुद से थोड़ी दूरी पर खड़े एक शैडो बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और अपनी आंखों ही आंखों से कुछ इशारा कर देती है। हालांकि वह बहुत बड़ी डॉक्टर थी लेकिन उसके साथ काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर तारा अभी भी एक लीजेंड है लेकिन उसके साथ काम करने वाले लोग भी डॉक्टर के फील्ड में बहुत आगे तक आ चुके हैं। राजकुमारी तारा प्रिया ने वैष्णवी के ससुर जी का इलाज करने का ही इशारा किया था। राजकुमारी तारा प्रिया इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि वो अपनी उंगली से ही अपने उसे बॉडीगार्ड को कुछ इशारा कर डालती है। वो बॉडीगार्ड उन सभी लोगों के साथ भीड़ में घुस जाता है और उस औरत को देखते हुए बोलता है, अरे दादी अम्मा आपके पति अभी भी जिंदा है और समय पर उनका इलाज करवा दिया गया तब उनकी जान बच सकती है। उद्धरण चिन्ह। इस बॉडीगार्ड की बात को सुनते ही वो औरत अपने होश में वापस आती है और जैसे ही उसे समझ में आता है कि वह नकाबपोश इंसान वैष्णवी को लेकर चला गया है तब उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए गांव वालों के सामने बोलने लगती है, देखा आप लोगों ने गांव वालों उस बदचलन लड़की को लाउडली क्राइंग। उसका तो पहले से ही एक आशिक तैयार था इसीलिए उसने हमारे बेटे की जान ले ली। वो बेहया औरत हमारे बेटे को खा गई। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही वह औरत बार बार वैष्णवी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रही थी और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रही थी और चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। इस औरत की ऐसी हरकत को देखकर उस बॉडीगार्ड को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने गुस्से में आकर उस औरत को एक जोरदार तमचाहा जड़ दिया। वो बॉडीगार्ड अपने दांत पीसते हुए बोलता है, ए बुढ़िया उस लड़की को गाली देना बंद कर और अपने पति का इलाज करवा वरना आज ये बुढ़ा सच में मरेगा और अगर यह मरा तब तुझे सती होना होगा। उद्धरण चिन्ह। वो बॉडीगार्ड फिर मन में बोलने लगता है, इस बार तो राजकुमारी तारा प्रिया इस औरत से इतना ज्यादा गुस्सा हुई है कि वो इस औरत को सती होने से बचाएगी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उस बुढ़िया औरत को भी तुरंत ही अपनी गलती का एहसास होता है। वो इस राज्य के एक मशहूर चिकित्सक के पास अपने पति का उपचार के लिए लेकर चली जाती है। फिर मुद्राओं के मामले में राजकुमारी तारा प्रिया इस औरत की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली थी। राजकुमारी तारा प्रिया ने इन्हें जिंदा छोड़ दिया है यही बहुत है। वो बॉडीगार्ड घिन भरी नजरों से उस औरत को देखता है और उसके आदमी को उठाकर एक नॉर्मल से चिकित्सक के घर पहुंचा देता है जिसे राजकुमारी तारा प्रिया ने ही ट्रेंड किया था। वही इन सारे लफड़े से दूर जाकर राजकुमारी तारा प्रिया वैष्णवी को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही थी। उन्हें वैष्णवी जैसी कमजोर लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी लड़की वाली आवाज में वैष्णवी को धमकाते हुए बोलती है, रोना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगी। तुम्हारे जैसी नाजुक सी लड़कियां धरती पर बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं होती। वैसे भी तुम्हारा मर जाने के बाद इस धरती से एक बोझ ही कम होगा। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया की लड़की वाली आवाज को सुनकर वैष्णवी हैरान हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई है वह कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की ही है। वैष्णवी को हैरानी हो रही थी कि एक लड़की होने के बावजूद इस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत है। सच में ये लड़की तो बहुत अलग है और यूनिक है।
राजकुमारी ताराप्रिया के तेवर को याद करते हैं वैष्णवी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वैष्णवी को अचानक से ही याद आता है कि इसी लड़की ने अभी थोड़ी देर पहले उसे एक बहुत जोरदार तमाशा जड़ दिया था। वो चुपचाप अपना सर झुकाए राजकुमारी ताराप्रिया के साथ आगे बढ़ने लगती है। वैष्णवी को एक बार फिर से चुप देखकर राजकुमारी ताराप्रिया को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो फिर से आसपास छुपे हुए शैडो बॉडीगार्ड को बुलाती है और खुद वैष्णवी को ना ले जाकर उन्हीं लोगों को वैष्णवी को आश्रम पहुंचने के लिए बोल देती है। ये एक ऐसा आश्रम था जिसे खुद राजकुमारी ताराप्रिया ने शुरू किया था। इस आश्रम में उन औरतों को रखा जाता है जो विधवा हो चुकी थी और जिन्हें सती किया जाने वाला था। राजकुमारी ताराप्रिया को ऐसी अबला नारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो इन लोगों से बहुत ज्यादा नाराज रहा करती थी। खान की नाराजगी के बावजूद भी वो इन लोगों को ट्रेनिंग देकर और मैनिपुलेट करके सही डायरेक्शन में लाने की पूरी कोशिश करती थी। राजकुमारी ताराप्रिया अपने सभी बॉडीगार्ड को इधर उधर फैला देती है और खुद अकेले ही जाने लगती है। वो इस वक्त एक जंगली इलाके में आ चुकी थी जिसको पार करने के बाद ही उनका आश्रम आने वाला था। वो आश्रम राजकुमारी ताराप्रिया का अपना पर्सनल आश्रम था, जो बाहर से देखने में सच में एक आश्रम ही था, लेकिन अंदर से वो एक जन्नत था, राजकुमारी ताराप्रिया का जन्नत। वो आश्रम अंदर से बिल्कुल एक फार्म हाउस की तरह सजा हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा लुभावना था। अगर कोई भी इंसान एक बार यहाँ पर आ जाए तब उसका मन यहीं पर लग जाएगा और वह यहाँ से जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। हालांकि राजकुमारी ताराप्रिया जानती थी कि इस वक्त वह जिस जंगल में वहां से उनका आश्रम 2 घंटे की दूरी पर है, लेकिन वह भी रनिंग और वॉकिंग करने के मूड में थी। वैसे भी दोपहर का टाइम था और राजकुमारी ताराप्रिया के पास बहुत टाइम था अपने घर वापस जाने के लिए। वैसे भी वो इस वक्त उस गैजेट पर काम कर रही थी जिसकी वजह से उन्हें इस दुनिया में आना पड़ गया था। वो जितनी बार इस गैजेट पर काम कर रही थी उतनी ही बार उनके मुंह से बार बार लगातार अक्षय के लिए गालियां ही निकल रही थी। बेवकूफ अक्षय की वजह से उन्हें इस किताब की दुनिया में आकर फंसना पड़ा था। राजकुमारी ताराप्रिया अभी ज्यादा डर गई भी नहीं थी कि अचानक से उन्हें दूर कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने नकाब पहन रखा था। राजकुमारी ताराप्रिया का मुंह बन गया और वह इन लोगों पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए आगे बढ़ती चली गई। वो लोग दूर से बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे राजकुमारी ताराप्रिया आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इन लोगों का साइज भी बड़ा होता जा रहा था। ये लोग लगभग राजकुमारी ताराप्रिया के पास आ चुके थे। यहाँ आते ही राजकुमारी ताराप्रिया के कान में इन लोगों की आवाज बढ़ती है जो किसी इंसान को ढूंढ रहे थे। हमें जल्द से जल्द उनके प्राण ले लेने होंगे, अन्यथा आका हमारे प्राण ले लेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो सभी नकाबपोश लोग किसी इंसान को ढूंढ रहे थे जिसकी जान लेना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन लोगों ने उस इंसान की जान नहीं ली तब आका नाम का कोई इंसान उनकी जान ले लेगा। राजकुमारी ताराप्रिया सबको इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है कि अचानक से ही उन लोगों की नज़र राजकुमारी ताराप्रिया पर चली जाती है जिन्होंने नकाब पहन रखा था। आपको देखकर उन लोगों के दिमाग में शक का कीड़ा पनप चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस इंसान को वह लोग ढूंढ रहे हैं वो कब पहनकर उन लोगों को गुमराह करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वो 20-30 लोग अचानक से ही राजकुमारी ताराप्रिया के सामने आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेरे लेते हैं। उन लोगों की ऐसी हरकत से राजकुमारी ताराप्रिया का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। वो खुद को क्वीन समझती थी, क्वीन, और इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो क्वीन का रास्ता रोक सके। इन लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राजकुमारी ताराप्रिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो बेहद ही ठंडी और डरावनी आवाज में बोलती है, अभी मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो वरना मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतनी ठंडी और डरावनी आवाज को सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि यह नकाबपोश इंसान एक लड़की है। उन सभी इंसानों का ईगो बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुआ था क्योंकि एक कम उम्र की लड़की उन्हें धमकाने की कोशिश कर रही थी। वो लोग इस जमाने के कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करते थे, लेकिन यहाँ पर एक पीढ़ी भर की लड़की उन्हें धमका रही थी। वो सब गुस्से में राजकुमारी ताराप्रिया को देखने लगे और बोलने लगे कि अगर नहीं जाऊंगा तो क्या करोगी? तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जैसे बड़े बड़े गुंडों को धमकी देने की? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी ताराप्रिया उन लोगों की बात को पूरा इग्नोर कर देती है और बिना किसी भाव के बोलती है,
मैं सिर्फ एक बार धमकी देती हूँ और दूसरी बार माफी मांगने का मौका तक नहीं देती। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही राजकुमारी तारा प्रिया अपने पॉकेट से चाकू निकलती है और वो इंसान जो अभी बिना डरे राजकुमारी तारा प्रिया को धमकाया जा रहा था उसके आंखों में घुसकर पूरा चीर डालती हैं। राजकुमारी तारा प्रिया का इतना भयानक हरकत को देखकर वहां पर मौजूद हर एक गुंडा बहुत बुरे तरीके से डर चुका था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी लड़की इतना डरावना काम भी कर सकती है। वहीं यह सारे लोग जिस इंसान को ढूंढ रहे थे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में खून से लटपट इसी जंगल के थोड़ी दूरी पर छुपा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि ये सारे लोग एक लड़की को डराने की कोशिश कर रहे हैं तब वो उस नकाबपोश इंसान को बचाने के लिए इन लोगों के पास आने लगा था। वो तो दूर से ही इस नकाबपोश इंसान को देखकर समझ चुका था कि यह एक लड़की है। जख्मी होने की वजह से उसकी रफ्तार बहुत कम था और वो जब तक इन लोगों के सामने आता उसके पहले ही इस नकाबपोश लड़की की हरकत को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी भरी नजरों से इस लड़की को देखने लगा। वहीं वहां पर मौजूद सारे लोग बहुत बुरे तरीके से डर चुके थे। उन्हीं लोगों में से एक इंसान जो अभी नया नया इस फील्ड में आया हुआ था वो डरते हुए बोलता है, मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो अभी इतना ही बोल पाया था कि अगले ही पल राजकुमारी तारा प्रिया उसके बालों को पकड़ लेती है और जमीन पर उसका सर पटकते हुए बोलती है, मैंने बोला था ना, मैसेज एक बार धमकी देती हूँ और दूसरी बार माफी मांगने तक का मौका नहीं देती। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही राजकुमारी तारा प्रिया बिल्कुल किसी जानवर की तरह उसे इंसान के सर को लगातार एक बार, दो बार, चार बार जमीन पर पटकते जा रही थी। अपने सामने के इस नज़ारे को देखकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हो गया था। सबको अंदर से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। राजकुमारी तारा प्रिया ने उसे इंसान को मार मार कर उसकी ऐसी हालत कर डाली थी कि उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी और उसका नाक टूट चुका था। वो सारे लोग राजकुमारी तारा प्रिया के ऐसे करने से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर अचानक से ही उन गैंग के लीडर को ख्याल आता है कि यह लड़की अकेली है और वह लोग 20-30 हैं, ऐसे कैसे एक पिद्दी भर की लड़की उन लोगों जैसे बड़े बड़े हटे कटे मुस्तंदे लोगों को डरा सकती है। वहीं दूर खड़ा लड़का बड़े ही इंटरेस्टिंग नजरों से इस लड़की को देखने लगा था जो बिल्कुल एक किलिंग मशीन की तरह लग रही थी। राजकुमारी तारा प्रिया इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाली थी। बारी बारी आने की जगह पर सारे लोग लगातार एक साथ ही राजकुमारी तारा प्रिया के ऊपर टूट पड़े। लेकिन राजकुमारी तारा प्रिया कोई कच्ची खिलाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक ही बार में चार चार लोगों को उठाकर पटक रही थी और इतने बुरे तरीके से मार रही थी कि उस पूरे इलाके में सिर्फ दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। राजकुमारी तारा प्रिया इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो इन लोगों को जान से ही मार कर दम लेने वाली थी, यहाँ तक कि अभी तक 15 लोग मर भी चुके थे। एक्चुअली में एक डॉक्टर होने की वजह से राजकुमारी तारा प्रिया को बहुत अच्छे से पता था कि एक इंसान की सबसे बिग पॉइंट क्या होती है, कौन सी नस को कब दबाकर इंसान को कमजोर करना होता है। राजकुमारी तारा प्रिया बहुत अच्छे से जानती थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो सभी लोगों को धूल चटा रही थी। इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद राजकुमारी तारा प्रिया को गर्मी लगने लगी थी। वो बाकी के लोगों को भी मारकर इतना ज्यादा घायल कर देती है कि अब कोई भी इंसान जमीन से उठने की हालत में नहीं बचा था। सबको चारों खाने चित कर देने के बाद राजकुमारी तारा प्रिया जल्दी से अपना नकाब हटा देती है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और उनके चेहरे पर पूरा पसीना आ चुका था। उनके चेहरे पर पसीने की बूंद बहुत ही ज्यादा लुभावने लग रही थी। दूर खड़ा वह जख्मी लड़का जब राजकुमारी तारा प्रिया को इस रूप में देखता है तब उसका गला सूख जाता है। राजकुमारी तारा प्रिया के खुले लंबे घुंघराले बाल उनके कंधे पर गिर जाते हैं। उनकी नशीली कजरारी आंखें, एकदम परफेक्ट शेप नोज, हॉट शेप्ड क्यूट से लिप्स और उनका गोरा बेदाग चेहरा उनकी खूबसूरती पर चार चांद लग रहा था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उन्हें अपने चेहरे पर किसी भी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं थी। वो इस वक्त बिना किसी मेकअप की थी। लड़ाई करने की वजह से और थोड़ी गर्मी की वजह से उनके नेचुरली पिंक लिप्स थोड़ा और रेड हो चुके थे। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि वो जख्मी इंसान अपने सारे जख्म और दर्द को भूलकर राजकुमारी तारा प्रिया की तरफ आने लगा। गर्मी की वजह से राजकुमारी तारा प्रिया अपनी हुडी को भी निकाल देती है। गुड्डी को निकालते हैं उनकी पतली और मक्खन की तरह मुलायम कमर विजिबल हो जाती है। जीन्स के ऊपर उन्होंने बहुत छोटा सा टॉप पहना हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा लुभावनी और आकर्षक लग रही थी।
अगले ही पल राजकुमारी तारा प्रिया को महसूस हो जाता है कि उनके पीछे से कोई उनके पास आ रहा है। राजकुमारी तारा प्रिया के सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्हें तुरंत ही एहसास हो गया था कि कोई उनके पीछे आ रहा है। वो अलर्ट हो जाती है और इससे पहले पीछे वाला उनके ऊपर हमला करता वो पीछे मुड़कर उसे एक जोरदार मुक्का मार देती है। ये मुक्का बहुत ही ज्यादा जोरदार था लेकिन गलत इंसान को पड़ गया। ये तो वही जख्मी इंसान था जो इन सभी गुंडों से छुपकर बैठा हुआ था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि युवराज रणवीर सिंह थे जो आज बिना किसी सुरक्षा के बाहर नकाब पहनकर घूमने निकले थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज सुबह ही उनके भोजन में एक विशेष प्रकार की दवा मिलाकर उन्हें खिलाई गई थी जिसकी वजह से वह आज बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे थे। उनकी इसी लापरवाही की वजह से इन गुंडों ने अचानक से उनके ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था जिसके बारे में युवराज रणवीर सिंह ने सोचा भी नहीं होगा। वो खुद बहुत ही ज्यादा बलशाली योद्धा थे और उनकी उम्र इस वक्त 28 साल की थी। उनका राज्याभिषेक भी हो चुका था और वह इस वक्त इस पूरे देश के महाराज थे। इस पूरे देश में इस वक्त सिंह कुल वंश का शासन चलता था और ये देश बहुत ही बड़ा था। इस पूरे देश में बहुत सारे राज्य थे और हर राज्य में एक एक राजा था लेकिन सब सिंह कुल वंश के लोगों के सामने अपना सर झुका लेते हैं। आज युवराज रणवीर सिंह की छोटी सी लापरवाही की वजह से उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया और वह खुद को बचा भी नहीं पाए। और इस कहानी का हीरो बेशक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल डरावना और एरोगेंट हो लेकिन बाकी कहानियों की तरह ये हीरो अमर तो बिल्कुल भी नहीं है। जो खाए से गिर जाएगा तभी बच जाएगा, अकेले हजारों करोड़ों लोगों को मार डालेगा। चैप्टर 4 राजकुमारी तारा प्रिया के ख्याल। युवराज रणवीर सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इतनी छोटी सी लड़की उनकी इतनी पिटाई करके चली गई। वो राजकुमारी तारा प्रिया को देखकर ही उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते थे कि वो महज 18-19 साल की लड़की है। युवराज रणवीर सिंह इस वक्त जमीन पर गिरे हुए अपने पेट को पकड़कर उस रास्ते की तरफ देख रहे थे जहां से अभी राजकुमारी तारा प्रिया गई थी। राजकुमारी तारा प्रिया के जाने के ठीक 10-15 मिनट बाद ही वहां पर एक सेना की टुकड़ी आ जाती है। वो सभी सैनिक जब युवराज रणवीर सिंह को इस हालत में देखते हैं तब सबके होश उड़ जाते हैं। सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि युवराज रणवीर सिंह बहुत ही ज्यादा ताकतवर योद्धा है, फिर आखिर इनकी ऐसी हालत किसने कर डाली। वो सभी सैनिक जल्दी से युवराज रणवीर सिंह को लेकर महल के लिए निकल जाते हैं। इस देश की राजधानी थी विजयगढ़ और युवराज रणवीर सिंह विजयगढ़ के गद्दी को संभालते थे। हालांकि उन्होंने अपने सभी परिवार वालों के लिए एक अलग से ही महल बनवाया था। उस बड़े से भव्य महल में युवराज रणवीर सिंह का पूरा परिवार रहता है, परंतु युवराज रणवीर सिंह को अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। राजा बनने के बाद उन्होंने अपना खुद का ही एक महल बनवा लिया था। इसी महल के ग्राउंड फ्लोर पर युवराज रणवीर सिंह की अदालत बैठी थी, या यूं कहे तो ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा राज दरबार था। इसी ग्राउंड फ्लोर पर युवराज रणवीर सिंह अपने बाकी के मंत्रियों के साथ अपने राज्य के अपने देश के भले के लिए निर्णय लिया करते थे। अपनी प्रजा के दुखों को सुना करते थे और न्याय दिलाने जैसा काम करते थे। लेकिन इस महल के पहली मंजिल से लेकर चौथी मंजिल तक पूरा का पूरा इलाका केवल युवराज यश प्रताप सिंह का था। इस पूरे महल के अंदर सिर्फ 3 लोगों को ही रहने की इजाजत थी, बाकी के सारे दास दासियां महल के बाहर ही पहरा देते थे और रात के समय पहरेदार अपनी जगह को बदल लेते थे और रात वाले पहरेदार पूरी रात महल पर निगरानी रखते थे। युवराज रणवीर सिंह के इस महल में केवल भोजन बनाने वाले रसोइया, साफ सफाई करने वाला और उनके ऑर्डर मानने वाला उनका खास आदमी रहता था। अपने महल में आते हुए युवराज रणवीर सिंह को उनके कक्ष में ले जाया जाता है और उनका इलाज करवाया जाता है। वो ज्यादा जख्मी नहीं थे, बस दवा की वजह से वो कमजोरी महसूस कर रहे थे और बार बार गिर रहे थे। वो चिकित्सक वहां से चला जाता है। उसके बाद युवराज रणवीर सिंह भी नींद की दुनिया में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी एक सेक्रेट अंडरग्राउंड वेपन की फैक्ट्री में राजकुमारी तारा प्रिया इस वक्त मौजूद थी। इस जगह से होकर की तरह सारे लोग ना जाने गुजर गए होंगे, लेकिन कभी किसी को इस बारे में जरा सा भी भनक नहीं लगा होगा कि ठीक जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के अंदर वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा साधन है और उसके अलावा उसके अंदर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी मौजूद है। वहां पर काम करने वाले कर्मी लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होती। इस वक्त राजकुमारी तारा प्रिया ने अपने हाथ में एक बहुत अजीब सा हथियार पकड़ा हुआ था जो देखने में बिल्कुल ही किसी शॉटगन की तरह था, लेकिन रियलिटी में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था।
नॉर्मल लोगों को गोली लगने से उनकी मौत हो जाती है, लेकिन इस हथियार के जरिए हम एक ही बार में 3 लोगों को शूट कर सकते हैं। कम शब्दों में बताया जाए तो इस बंदूक से निकलने वाली गोली नॉर्मल सभी बंदूक से ज़्यादा तेज होती है। नॉर्मल बंदूक की गोली इंसान के अंदर जाकर फंस जाती है, लेकिन इस बंदूक से चलाई गई गोली की रफ्तार नॉर्मल बंदूक से बहुत ज़्यादा होती है और वो इंसान के बॉडी के आर पार निकलकर उसके दूसरी तरफ खड़े इंसान को भी चीर डालती है। ऐसे ऐसे वेपन्स जंग के मैदान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। राजकुमारी तारा प्रिया ने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे देश में फैला रखा है। इस पूरे देश में डॉक्टर तारा के नाम से वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उन्हें चिकित्सा जगत में देवी के रूप में जाना जाता है। डीआर तारा इतनी ज़्यादा काबिल डॉक्टर है कि वो मरे हुए इंसान तक को जिंदा करने की ताकत रखती है। अगर इंसान को मरे हुए सिर्फ एक दिन या फिर उससे भी कम समय है, तब उसे राजकुमारी तारा प्रिया दोबारा जिंदा कर सकती है। मसाला की राजकुमारी तारा प्रिया मर चुके इंसान को कभी ठीक करने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि ये उनके रूल और रेगुलेशन की डायरी में इलीगल है। अगर वह हर मरे हुए इंसान को बचाने लगी तब धरती की जनसंख्या कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर इस वक्त राजकुमारी तरह प्रिया की जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो इमोशन में बहकर किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, लेकिन राजकुमारी तारा प्रिया से कुछ नहीं करती थी। इस दुनिया के कुछ नियम होते हैं जिसे राजकुमारी तारा प्रिया कभी भी नहीं तोड़ती है। जब से दुनिया बनी है तब से ही ये तय था कि शेर हमेशा कमजोर जानवरों का शिकार करके उसे खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। ऐसे में राजकुमारी तारा प्रिया को महान बनने का कोई शौक नहीं था। वो इकोसिस्टम के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं थी। इस धरती पर हर एक जानवर या इंसान अमर बनकर तो नहीं आया है, वरना तो सबको ही है। राजकुमारी तारा प्रिया बस लोगों का इलाज करती है और उन्हें जिंदा बचा देती है, लेकिन अगर इंसान मर जाता है तब राजकुमारी तारा प्रिया उसे वापस से जिंदा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती है। हालांकि अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बार नहीं बल्कि 4 बार राजकुमारी द्वारा प्रिया ने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया था। हालांकि अगर इंसान मर जाए तब 24 घंटे के अंदर में ही उसे वापस से ठीक कर सकती थी राजकुमारी तारा प्रिया, वरना उसके बाद से तो उस इंसान की बॉडी वापस ठीक करने लायक रह नहीं जाती। अपने इस एक्सपेरिमेंट से राजकुमारी तारा प्रिया बेशक बहुत खुश थी, लेकिन वो किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करने जैसा काम नहीं करती है। उनके इस छुपे हुए साम्राज्य में सिर्फ उनका ही नियम चलता है। पूरी दुनिया वालों की नज़रों में इस देश का महाराज अर्थवीर सिंह है, लेकिन राजकुमारी तारा प्रिया के ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स इस देश की क्वीन राजकुमारी तारा प्रिया को ही मानते हैं। राजकुमारी तारा प्रिया ने तो 3-4 साल के अंदर में ही सारे लोगों को इंग्लिश में बात करना भी सिखा दिया था। जब भी कोई बच्चा न्यू पैदा होता है तब उसे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन 1-2 साल में ही दूसरे लोगों को देखते देखते उन्हीं की भाषा में बात करना सीख जाता है। अंग्रेजों के बच्चे पैदाइशी अंग्रेजी बोलते हैं और चीनी के बच्चे चाइनीज, जापानी के घर के बच्चे पैदाइशी ही जापानी बोलने लगते हैं। लगभग 3 साल की उम्र में ही सब अपनी अपनी भाषा सीख जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह राजकुमारी चांदनी में भी 3 साल के अंदर ही सभी को अंग्रेजी भाषा सिखा दी थी। राजकुमारी तारा प्रिया के गैंग में आने के बाद हर अगला नई लोगों का तबला बजाना सीख जाती है। यहाँ तक कि इस पूरे देश में राजकुमारी तारा प्रिया का एक खुद का करेंसी भी होता है, जिस पर राजकुमारी तारा प्रिया के इस साम्राज्य के ध्वज का चिन्ह होता है। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया के इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही जानते हैं, और वो लोग जानते हैं जो नए नए यहाँ पर आए हुए हैं। इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि उन्हें चिकित्सक तारा कहाँ मिल सकती है। डॉक्टर तारा यानी कि ज्ञान की देवी की अगर किसी को जरूरत होती है तब वो लोग डॉक्टर तारा को ढूंढने में अपनी पूरी की जान लगा देते हैं। हालांकि डॉक्टर तारा कोई ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं है जो सबके लिए अवेलेबल हो। उन्होंने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को जिन्हें चिकित्सा में दिलचस्पी होती है उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में सिखाया है। वैसे भी राजकुमारी तारा प्रिया के नज़र में पढ़ाई और डिग्री मायने नहीं रखती। जो लोग सच में चिकित्सक बनना चाहते हैं और इस विद्या को सीखना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत ही सटीक तरीके से इन सभी चीज़ों को सिखा दिया जाता है और उसके बाद उनकी परीक्षा लेकर उन्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उनके पास मौजूद हर एक इंसान को किसी अलग अलग चीज़ों में दिलचस्पी होती है और राजकुमारी तारा प्रिया उन्हें इस काम को करने के लिए मोटिवेट करती है। 8 साल के अंदर में राजकुमारी द्वारा प्रिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अपना खुद का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था।
वो अपनी वेपन की फैक्ट्री से बाहर निकलकर जैसे ही अपने आश्रम में आती है, उन्हें आचार्य दीनदयाल सामने ही खड़े दिखाई देते हैं, जो इकलौते ऐसे इंसान थे जो राजकुमारी ताराप्रिया के इन सभी कारनामे के बारे में जानते थे। आचार्य दीनदयाल जी बहुत अच्छे से जानते थे कि राजकुमारी ताराप्रिया थोड़ी मुंहफट है लेकिन दिल की साफ है। वो ऐसी लड़की है जिन्हें खुद के ऊपर किसी का भी हुकूमत चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक ऐसा खजाना है जो जिसकी जिंदगी में जाएगी उसकी जिंदगी को रोशनी से भर देगी। हालांकि जिस तरीके का राजकुमारी ताराप्रिया का टेम्परामेंट है, उसको देखकर आचार्य दीनदयाल को थोड़ी चिंता होने लगती है कि आखिर कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो राजकुमारी ताराप्रिया के इतने नखरे झेलेगा। राजकुमारी ताराप्रिया, जिन्होंने अभी ब्लैक कलर की जीन्स और वाइट कलर के टैंक टॉप के ऊपर ब्लू ब्लेजर पहन रखा था, वो जल्दी से आचार्य दीनदयाल के पास आती है और उनके पैर को छूकर उनका आशीर्वाद देती है। हालांकि आचार्य दीनदयाल के पास रहकर आचार्य ने राजकुमारी ताराप्रिया को इतना तो सिखा दिया था कि कभी भी अपने सामने बड़ों को देखते हैं तब उनके पैर को छूते हैं। वैसे तो ताराप्रिया सभी चीजों को नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आचार्य दीनदयाल की इस बात को मान लिया क्योंकि वो दिल ही दिल में आचार्य की बहुत इज्जत करती थी। हाँ, बेशक राजकुमारी ताराप्रिया दिल ही दिल में आचार्य दीनदयाल की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मुंह पर बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। वो मुंह पर ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे उसे आचार्य दीनदयाल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमारी ताराप्रिया की ऐसी हरकत को देखकर आचार्य दीनदयाल भी उसके दिल की बात को बहुत अच्छे से समझते थे। इसकी वजह से वो मन ही मन राजकुमारी ताराप्रिया को देखकर मुस्कुराया करते थे। वो ताराप्रिया को एक शरारती बच्चे की नज़र से देखते थे जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वही ताराप्रिया सच में किसी छोटे बच्चों की तरह उछलते कूदते आचार्य दीनदयाल के पास आ रही थी। इस जमाने में ज्यादातर लड़कियां अपने सर पर घूंघट रखती थी और बड़ों के सामने बहुत ही तमीज से चलती थी अपना सर झुकाकर, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया बिल्कुल अलग किस्म की इंसान थी। राजकुमारी ताराप्रिया के चलने के अंदाज को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो इस जमाने की औरतों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। जहां सारी लड़कियां सर पर दुपट्टा रखती है, वही राजकुमारी ताराप्रिया नहीं तो गजब ही तरीके का ड्रेस पहना हुआ था। वो आचार्य दीनदयाल के पास आ जाती है और सवाल करते हुए बोलती हैं, क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुराते हुए हमें क्यों देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ कोई खजाना मिल गया हो आपको? उद्धरण चिन्ह। आचार्य दीनदयाल राजकुमारी ताराप्रिया के कान को पकड़ लेते हैं और मुस्कुराते हुए हल्का डांटने का नाटक करते हुए बोलते हैं, खजाना तो हमें 8 साल पहले ही मिल चुका था, लेकिन अब वक्त आ गया है जब वो खजाना अपने सही मालिक के पास वापस चला जाए। उद्धरण चिन्ह। आचार्य दीनदयाल की बात को सुनते ही राजकुमारी ताराप्रिया की आंखें छोटी हो जाती है। वो आचार्य दीनदयाल को अजीब नजरों से देखने लगती है। आचार्य दीनदयाल उसे समझाते हुए बोलते हैं, राजमहल से संदेश आया है, महाराज चंद्रशेखर सिंह ने आपको वापस अब महल बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। आपका सफर इस आश्रम में यही तक का था। अब वक्त आ गया है पुत्री, जब आपको आपके सही स्थान पर जाना होगा। आपके राज्य की स्थिति कुछ सही नहीं है, अब आप ही वहां पर जाकर सब कुछ सही कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आपके चले जाने से पहले हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा, एक इंसान अपनी जिंदगी को 2 तरीके से जीता है, पहला तरीका खुशी होता है और दूसरा तरीका दुख। उद्धरण चिन्ह। आपकी जिंदगी पर आपका खुद का हक है, अगर आप चाहे तो आप खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बता सकती हैं, या फिर अगर आप चाहे तो अपनी जिंदगी को दुख भरा बन सकती है, तय आपको करना है। एक बात सदैव याद रखिएगा, दूसरों को दुख देने वाले मनुष्य कभी खुद खुश नहीं होते। उद्धरण चिन्ह। किसी को भी तकलीफ पहुंचने से पहले एक बार अपनी हृदय से सवाल जरूर कीजिएगा कि उसे मनुष्य को तकलीफ पहुंचाने वक्त आपको तकलीफ हो रही है या नहीं। हम जानते हैं आज सुबह अपने किन 2 लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। उद्धरण चिन्ह। हमारा यकीन कीजिए राजकुमारी, अपने आज सुबह जो कुछ भी किया उसमें हम आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि आपको खुद भी उन दोनों बुजुर्गों को तकलीफ पहुंचाकर बहुत खुशी मिली होगी, लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब आप अपनी बातों से अपने माता पिता को तकलीफ पहुंचाएंगी। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही राजकुमारी ताराप्रिया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। राजकुमारी ताराप्रिया को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है जहां पर वह एक अनाथ थी। उनके कोई माता पिता ही नहीं थे। लेकिन इस जन्म में राजकुमारी ताराप्रिया को माता पिता मिले हैं, तो राजकुमारी ताराप्रिया को उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए।
राजकुमारी ताराप्रिया के मन में उनके माता पिता के लिए नफरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि राजकुमारी ताराप्रिया ने इस कहानी को पहले ही पढ़ लिया था और भविष्य जानती थी। लेकिन अगले ही पल राजकुमारी ताराप्रिया को अपने माता पिता के वहां आंसू याद आ जाते हैं जो राजकुमारी ताराप्रिया को आश्रम छोड़ते वक्त उनकी आंखों से बह रहे थे। राजकुमारी ताराप्रिया ने नजरें उठाकर अपनी बहन की तरफ भी देखा था जो राजकुमारी ताराप्रिया से नफरत करती थी। राजकुमारी ऐश्वर्या भी अपने कक्ष की खिड़की से छुपाकर राजकुमारी ताराप्रिया को देख रही थी और उनकी आंखों में भी थोड़ी नमी थी। हालांकि जिस तरीके की कहानी राजकुमारी ताराप्रिया ने पढ़ी थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वैसे भी सभी लोगों का व्यवहार राजकुमारी ताराप्रिया के लिए तब बदला था जब राजकुमारी ताराप्रिया आश्रम से महल वापस आई थी। राजकुमारी ताराप्रिया के परिवार वाले बुरे कब बने थे जब राजकुमारी ताराप्रिया आश्रम से वापस गई थी। इस कहानी को पढ़ने के बाद ही तो राजकुमारी ताराप्रिया अपने पूरे परिवार से नफरत करने लगी थी जबकि अभी तक तो उसके पूरे परिवार में से किसी ने भी कोई भी ऐसी गलती नहीं की थी जिसकी वजह से राजकुमारी ताराप्रिया को उनसे नफरत करनी चाहिए। आचार्य दीनदयाल से बात तो वैसे सही ही कह रहे थे। आज सुबह वैष्णवी के सास ससुर को सबक सीखते वक्त राजकुमारी ताराप्रिया को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रहा था लेकिन अपने खुल के माता पिता को तकलीफ देते वक्त शायद उसे वह खुशी महसूस ना हो। राजकुमारी तारापीठ का थोड़ा उदास मन से आचार्य दीनदयाल की तरफ दिखती है और बोलती है, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उन लोगों से बेफालतू की दुश्मनी नहीं निभाऊंगी। मैं उन लोगों के साथ अपने रिश्ते को अच्छे करने की कोशिश जरूर करूंगी। उद्धरण चिन्ह। मैं अपने पिछले जीवन में भी अनाथ ही थी और अगर इस जीवन में भी गुस्से और नफरत में बंद ही रही तब भी मैं अनाथ ही रह जाऊंगी और अपनी ही खुशियों को अपने ही हाथों से खत्म कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। आचार्य दीनदयाल मुस्कुराते हुए राजकुमारी ताराप्रिया के सर पर अपने हाथ फेर देते हैं और बोलते हैं, कल सुबह हम आपके यहाँ से जाने का प्रबंध करते हैं। आपको वापस से राजमहल ले जाने के लिए महाराज चंद्रशेखर सिंह ने पहले ही सेवा की एक टुकड़ी आश्रम में भेज दिया है जो इस वक्त अतिथि भवन में विश्राम कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया किसी मासूम बच्चे की तरह अपना सर हिला देती है और वहां से दौड़कर भाग जाती है। राजकुमारी ताराप्रिया कौन से दौड़कर भागते हुए देखकर आचार्य दीनदयाल जी मुस्कुरा देते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि राजकुमारी ताराप्रिया किस तरह के इंसान है और उनका छोटा सा दिल कितना ज्यादा मासूम है। राजकुमारी ताराप्रिया इस पूरे दुनिया में अगर किसी की बात को समझ सकती थी तो वह इंसान कोई और नहीं बल्कि आचार्य दीनदयाल ही थे। शुरुआत में राजकुमारी ताराप्रिया तो आचार्य दीनदयाल सबको पसंद नहीं करती थी लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें और उनकी बातों के पीछे छुपा हुआ गहरे राज को समझकर राजकुमारी ताराप्रिया धीरे धीरे उनकी फैन हो गई थी। राजकुमारी ताराप्रिया तो शुरुआत के 10 दिन के अंदर में ही आचार्य दीनदयाल को रिस्पेक्ट देने लगी थी लेकिन उसकी रिस्पेक्ट देने का तरीका भी मॉडर्न था जिसे आचार्य दीनदयाल समझ नहीं पाते थे। हाँ, लेकिन बेशक आचार्य दीनदयाल राजकुमारी ताराप्रिया की बातों को समझ नहीं पाते थे लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई मासूमियत और उसकी आंखों के भावों को पढ़कर वह समझ जाते थे कि आज तुम्हारी तरह प्रिया उन्हें सम्मान दे रही है। एक्चुअली राजकुमारी ताराप्रिया अपने आप को कुछ साल घमंडी और एरोगेंट लड़की ही रखना चाहती थी जिसकी वजह से वह नहीं चाहती थी कि आचार्य दीनदयाल को पता लगेगी वह आचार्य दीनदयाल को रिस्पेक्ट दे रही है जिसकी वजह से वो जानबूझकर इंग्लिश में आचार्य दीनदयाल को रिस्पेक्ट देती थी। पर बेचारी राजकुमार ताराप्रिया को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आचार्य दीनदयाल लोगों की आंखों के भाव को भी पढ़ लेते हैं। वही राजकुमारी ताराप्रिया जो अभी दौड़ रही थी अचानक से ही दौड़ते दौड़ते उनके मन में ख्याल आता है कि अभी वह कितनी आसानी से दौड़ रही है लेकिन तब क्या होगा जब वह महल में जाएंगे। अरे यार, महल में जाकर उन्हें फिर से लहंगा पहनना पड़ेगा और लहंगा पहनकर तो वह दौड़ नहीं पाएगी। कभी किसी गद्दार को पकड़ना हो तो राजकुमारी ताराप्रिया उसे कैसे पकड़ेगी। अपने आप को शाही लिबास में सोचकर ही राजकुमारी ताराप्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो मन ही ममता करती है कि उन्हें इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। हालांकि राजकुमारी ताराप्रिया को शॉर्ट ड्रेस पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद था क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है। 1 मिनट शॉर्ट ड्रेस और वल्गर ड्रेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ लोग शॉर्ट ड्रेस में बहुत क्यूट लगते हैं लेकिन वल्गर ड्रेस बहुत ही ज्यादा घटिया होता है। कोष्टक। और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि राजकुमारी ताराप्रिया शॉर्ट ड्रेस पहनती है जिसमें वह क्यूट लगती है न कि वल्गर ड्रेस। वो आश्रम से निकालकर अपने फार्म हाउस चली जाती है। अपने फार्म हाउस पहुँचते हैं उन्हें दरवाजे पर ही अपना असिस्टेंट रजत खड़ा दिखाई देता है।
रजत को देखते ही राजकुमारी ताराप्रिया उसके पास चली जाती है और उससे सवाल करती हैं, लगता है राहों पर अपनी पलकें बिछाकर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया की बात को सुनकर जता थोड़ा झेप जाता है। वो राजकुमारी ताराप्रिया को देखते हुए बोलता है, क्वीन, कोई इंसान आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया अपने बालों में स्टाइल से हाथ फटिली है और रजत के कॉलर को पकड़कर उसे खींचते हुए फार्म हाउस के अंदर लेकर चली जाती है। मेन हॉल में पहुंचते ही वो रजत को जमीन पर फेंक देती है और खुद सोफे पर किसी क्वीन की तरह बैठ जाती है। वो जोर से आवाज देकर मानव नाम के आदमी को बुलाती है। मानव राजकुमारी ताराप्रिया के सामने आकर अपना सर झुका लेता है। राजकुमारी ताराप्रिया उसे देखकर मुस्कुरा देती है और ऑर्डर देते हुए बोलती हैं, आजकल आंखों सेके हुए बड़ा दिन हो गया है, जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारो। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया के बात को सुनते ही रजत और मानव दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। हालांकि रजत अपनी बॉस को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी इस जमाने का इंसान होने की वजह से उसे थोड़ा शर्मा रही थी। और रही बात मानव की, तो राजकुमारी ताराप्रिया ने मानव को अपने पास रखा है इसी काम के लिए था, क्योंकि वह देखने में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था और उसके एब्स बहुत पसंद थे राजकुमारी ताराप्रिया को। राजकुमारी ताराप्रिया की बात को सुनकर मानव अपने कपड़े उतार देता है और एक बॉक्सर में राजकुमारी ताराप्रिया के सामने खड़ा हो जाता है। वैसे भी यहाँ पर आते हैं, राजकुमारी ताराप्रिया ने सबसे पहले कपड़ों जैसी चीजों पर ही ध्यान देना शुरू किया था। वो अपने गैंग के लोगों को लहंगा चोली या फिर उल्टी सीधे कपड़े पहनते हुए नहीं देखना चाहती थी। ज्यादा समय न लेते हुए उन्होंने कपड़ों की फैक्ट्री ही ओपन करवा दी थी और सब क्वीन ब्रांड के कपड़े पहनते थे जो इस कपड़ों की फैक्ट्री में तैयार होता था। मानव को देखते हुए राजकुमारी ताराप्रिया रजत को बोलने का इशारा करती है। रजत अपना सर झुकाकर बोलने लगता है, क्वीन, इस बार 400 स्वर्ण मुद्राएं मिली है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मन ही मन समझ जाती है कि 400 स्वर्ण मुद्राएं देने वाला इंसान कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। हालांकि राजकुमारी ताराप्रिया को पैसों का कोई खास लालच नहीं है, लेकिन वो लोगों के मन में इस डर को बैठना चाहती थी कि डॉक्टर तारा बहुत निर्दय है। हालांकि दिन भर ऐसे ही चलते फिरते घूमते वक्त राजकुमारी ताराप्रिया को अगर कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाला पेशेंट मिल जाता था तब वो इलाज कर देती थी, लेकिन ऐसे में वो इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर बहुत सारा चार्ज करती थी। वो चाहती थी कि लोगों को पता लगे कि राजकुमारी ताराप्रिया उर्फ डॉक्टर तारा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके। राजकुमारी ताराप्रिया रजत को देखते हुए बोलती है, ठीक है, कल तो मैं महल वापस लौट रही हूँ, इसीलिए इस इंसान से मेरी मुलाकात परसों की फिक्स करो। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया जानती थी कि उनके अलावा भी उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे वह सब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन इस इंसान ने डॉक्टर तारा के स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि सीधा डॉक्टर तारा को ही बुलाया है, इसका मतलब शायद बात सीरियस है। रजत राजकुमारी ताराप्रिया की बात को समझ जाता है और ओके बॉस बोलकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। रजत के जाने के बाद राजकुमारी ताराप्रिया मानव के पास आ जाती है और उसके एब्स पर हाथ फेरने लगती है। यंग एज में आने की वजह से उन्हें अब धीरे धीरे लड़कों से भी आकर्षण होने लगा था। और हमारी राजकुमारी ताराप्रिया तो है ही अलग किस्म की इंसान, जो वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अगर उन्हें आधी रात को मैगी खाने का मन करे तब उन्हें हर हाल में मैगी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने मैगी की भी एक स्पेशल फैक्ट्री खुलवाई रखी है। अगर उन्हें रात को पेड़ पर लटकाने का मन करे तब इस वक्त वह रात को पेड़ पर लटक जाएगी। राजकुमारी तारापीठ नहीं ज्यादा मनमानी करती है कि ज्यादातर लोग उनकी इसी आदत की वजह से परेशान रहते थे। वो मानव को बस अपनी आंखें सेकने के लिए रखती है। वो बस बेशर्मी से मानव को टच करती थी और उसे छोड़ देती थी। हालांकि इन सब के बावजूद भी राजकुमारी ताराप्रिया को घंटा कुछ फील नहीं होता था। एक तरह से सच बताया जाए तो राजकुमारी ताराप्रिया को बिल्कुल भी प्यार जैसी फीलिंग फील ही नहीं होती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि राजकुमारी ताराप्रिया ने इस बात को भी तय कर लिया था। चैप्टर 5 महाराज अर्थवीर सिंह की मां। अगली सुबह। आज आश्रम का माहौल ही कुछ अलग था। राजकुमारी ताराप्रिया बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह बेहद ही खूबसूरती से नीले रंग का लहंगा पहनकर तैयार हुई थी। उन्होंने हीरे के बहुत ही खूबसूरत से गहने पहने हुए थे।
शाही महल से आए हुए लोग तो दूर की बात है, आश्रम में मौजूद लोग भी राजकुमारी ताराप्रिया को इस रूप में देखकर हैरान हो गए थे। राजकुमारी ताराप्रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग से उतरकर आई हुई कोई अप्सरा है। मतलब सबकी दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। राजकुमारी ताराप्रिया के गोरे रंग पर नीले रंग का लहंगा बहुत ही ज्यादा खिल रहा था। उनके लंबे काले घुंघराले बाल और उनके माथे का मांग टीका उन्हें बहुत ही ज्यादा आकर्षक बना रहा था। गुलाबी होंठ, नशीली आंखें, परफेक्ट पिंक जूसी लिप्स, लहंगे से झकती हुई उनकी पतली गोरी मक्खन से कमर। सभी लोग अपनी आंखें फाड़े राजकुमारी ताराप्रिया को देख रहे थे। राजमहल से जो रथ राजकुमारी ताराप्रिया के लिए आया हुआ था वो भी राजकुमारी ताराप्रिया के बाद सेकंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। राजकुमारी ताराप्रिया के आने के पहले सारे लोग रथ को ही देख रहे थे, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया के आते ही सभी की नजरें जैसे राजकुमारी ताराप्रिया पर ही ठहर गई थी। महल से आए हुए हर एक सैनिक और दासियां सभी राजकुमारी ताराप्रिया को ऐसे देख रही थी जैसे वो एक इंसान ना होकर परियों की रानी है। राजकुमारी ताराप्रिया की खूबसूरती में सब इतने ज्यादा खो गए थे कि किसी ने राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा ही नहीं। राजकुमारी ताराप्रिया अपने लहंगे को देखकर इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो अपने लहंगे को ही सैकड़ों गालियां दे रही थी। देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी ताराप्रिया ने अपनी होठों को नॉर्मली बंद करके रखा हुआ है, लेकिन असल में राजकुमारी ताराप्रिया अपने दांत पीस रही थी। राजकुमारी ताराप्रिया मन ही मन बोलती है, साला इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। जिस किसी ने भी इस लहंगे नाम की है वस्त्र का आविष्कार किया है, कसम से एक बार बस सामने आ जाए ऐसी लात मारूंगी सीधा पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जहां आदमी लोग तो ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिसे पहनकर वो लोग बड़े से बड़े जंग में भी जा सकते हैं, लेकिन औरतों को ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिसे पहनकर औरतें ढंग से चल तक ना पाए। हालांकि यहाँ की औरतें इसी कपड़े में कंफर्टेबल हो गई है और प्रैक्टिस के बाद चलना तो सीख गई है, लेकिन फिर भी ये लहंगा किसी आफत से कम तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मन ही मन सैकड़ों गालियां देते हुए जब राजकुमारी ताराप्रिया आगे बढ़ रही थी तभी उनके पीछे से दो लोग बाहर निकलते हैं, रजत और मानव। अब जब राजकुमारी ताराप्रिया अपने घर जा रही है तब वो अपने इन दोनों लोगों को कैसे छोड़ सकती है। रजत राजकुमारी ताराप्रिया के बिजनेस का ध्यान रखना है और मानव राजकुमारी ताराप्रिया के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। एक तरह से बोला जाए तो दोनों ही राजकुमारी ताराप्रिया के असिस्टेंट थे। हालांकि फिट बॉडी होने की वजह से राजकुमारी ताराप्रिया अपनी आंखों को सेकने के लिए मानव का इस्तेमाल करती थी, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया को तो कोई भी चीज महसूस ही नहीं होती थी। वही राजकुमारी ताराप्रिया को इन्हीं दो अजनबी लोगों के साथ देखकर राजमहल से आए हुए सभी लोग अचानक से अपने सेंस में वापस आ जाते हैं और रजत और मानव को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। राजकुमारी ताराप्रिया सभी को देखते हुए बिना किसी भाव के बोलती है, ये दोनों लोग हमारे रक्षक हैं और हमारे साथ ही हमारे महल जाने वाले हैं। हमें जब हमारे ही परिवार वालों ने अकेला छोड़ दिया था तब इन्हीं दोनों ने हमारी रक्षा की थी और अब ये दोनों हमारी जिंदगी में भी बहुत अहम भूमिका रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि हमें उम्मीद तो नहीं है महाराज से, लेकिन फिर भी हम आप लोगों से यह विनती करते हैं कि जिस प्रकार आप लोग हमें सम्मान दे रहे हैं उसी प्रकार हमारे इन दो लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए, अन्यथा हमारी तरफ से भी सम्मान की उम्मीद ना की जाए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही राजकुमारी ताराप्रिया मन ही मन खुद को बोलती है, कुछ ज्यादा ही इंग्लिश हिंदी नहीं झाड़ दी, घर छोड़ो, अब तो जो शब्द जुबान से निकल गए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन सबसे पहले मुझे इन सभी दास और दासियों को डरा धमका कर रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। जहां तक कि मुझे कहानी की स्टोरी लाइन याद है उसके अकॉर्डिंग जब राजकुमारी ताराप्रिया को अकेला कर दिया गया था तब महल के दास दासियां भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। पर पहले वाली राजकुमारी ताराप्रिया के साथ चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अब अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ बुरा बर्ताव करके दिखा दे पाउटिंग। इन सभी के सारी हड्डियों को गिन गिन कर तो डालूंगी और बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन करके उनके सारे ऑर्गन्स निकाल कर अपने हॉस्पिटल में डोनेट कर दूंगी, कम से कम उनके अंग किसी के तो काम आएंगे पाउटिंग। कहानी के बारे में सोचते ही राजकुमारी ताराप्रिया एक बार फिर भड़क गई थी। वो जल्दी से जाकर रखना बैठ जाती है और पर्दा गिरा लेती है। थोड़ी ही देर में रथ चलने लगती है और बाकी के सभी लोग घोड़े पर चढ़ जाते हैं। रजत और मानव भी घुड़सवारी करते हुए राजमहल के लिए निकल चुके थे।
रजत और मानव दोनों के ही चेहरे पर कभी भी कोई भाव नहीं रहता था, क्योंकि उन्हें अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार के भाव को रखने के लिए मना किया गया था। यदि चेहरे पर कोई भाव ना हो तब कोई भी इंसान या कोई भी दुश्मन आपके अंदर की भावनाओं को नहीं समझ सकता है। महल पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। राजकुमारी ताराप्रिया जैसे ही अपनी डोली से मतलब रथ से बाहर निकलती है तब उनकी नज़र सामने खड़े दो लोगों पर पड़ती है जो उन्हीं के माता पिता थे। अपने माता पिता को देखकर राजकुमारी तारा पूजा के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। इस दुनिया में आने के बाद से राजकुमारी तारा प्रिया ने महाराज और महारानी से सिर्फ एक दिन ही मुलाकात की थी। ढंग से राजकुमारी तारा प्रिया तो महाराज और महारानी से 24 घंटे भी नहीं मिल पाए और यहाँ से आश्रम के लिए चली गई थी, जिसकी वजह से राजकुमारी तारा प्रिया अपने इन नए नए माता पिता से बिल्कुल भी अटैच नहीं थी। महल के द्वार पर ही महारानी शिवानी सिंह उन्हें रोक लेती है और अपने हाथ में एक पूजा की थाली को लेकर राजकुमारी तारा प्रिया की आरती उतारती है। राजकुमारी तारा प्रिया एक चीज को अच्छे से नोटिस कर लेती है कि महारानी शिवानी सिंह के चेहरे पर राजकुमारी तारा प्रिया को देखकर कुछ खास खुशी नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन महारानी इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। राजकुमारी तारा प्रिया का मुंह बन गया और मन ही मन उन्होंने बोला, अबे यार, अब फिर से नहीं पाउटिंग। इन लोगों की उतरी हुई शक्ल देखकर मन तो करता है कि सबकी गर्दन तोड़कर फेंक डालूं। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और वो इस तरीके की इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी जो ऐसे किसी उदास इंसान के पास जाकर शांत कराए और मनाए। थोड़ी ही देर में महाराज और महारानी राजकुमारी तारा प्रिया को लेकर महल में आ जाते हैं और सीधा उन्हें महल के मंदिर में लेकर चले जाते हैं। राजकुमारी तारा प्रिया जब से महल में आई हुई थी तब से वहां पर मौजूद हर एक सैनिक, दास, मंत्री, सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी तारा पर ही अटक गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं हुआ कि 10 साल की वह बदमाश सी बच्ची बड़ी होने के बाद इतनी ज्यादा आकर्षक हो जाएगी। राजकुमारी तारा प्रिया के रूप को देखकर तो सभी के दिलों में घंटी बजने लग गई थी। सभी को अपनी तरफ इस तरह से देखा हुआ देखकर राजकुमारी तारा प्रिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उनके चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ राजकुमारी तारा प्रिया ही नहीं बल्कि रजत और मानव दोनों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनकी बॉस को इस तरह से देखने की। मंदिर में पहुंचकर राजकुमारी तारा प्रिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। राजकुमारी तारा प्रिया ने खुद को मंदिर और भगवान से इतना दूर रखा था कि वो इन सभी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। वैसे भी जिन लोगों के दिमाग पर साइंस का नशा चढ़ा होता है उन्हें भगवान जैसी चीजों पर विश्वास नहीं होता। हालांकि आचार्य दीनदयाल ने राजकुमारी तारा प्रिया को भगवान के ऊपर विश्वास करने की बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन राजकुमारी तारा प्रिया बिल्कुल भी उनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में आचार्य दीनदयाल ने राजकुमारी तारा प्रिया को समझाया था कि कोई बात नहीं, हमें बस अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान से फल की लालच नहीं रखनी चाहिए। तुम भगवान की पूजा करो ना करो, लेकिन अगर दूसरों का भला करोगी तब भगवान खुद भी तुम्हारा भला करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया इन सभी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अपने आचार्य की बात को ना मानकर वह उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मन मारकर वह भी अपना सर हाँ में भी हिला देती थी। वही अभी अपने सामने भगवान की मूर्ति को देखकर राजकुमारी तारा प्रिया का मुंह बना हुआ था। वो इस वक्त अपने मन में सैकड़ों बातें सोच रही थी। वो अपने माता पिता को देखते हैं जिन्होंने हाथ को जोड़ रखा था, बिल्कुल उसी तरह राजकुमारी तारा प्रिया भी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है और किसी स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग भोजन गृह में आ जाते हैं और राजकुमारी तारा प्रिया को भोजन करने लगते हैं। स्वागत और पूजा की वजह से अभी तक तो रात हो चुकी थी। राजकुमारी तारा प्रिया जब डिनर करने के लिए शाही भोजनालय में बैठी आई है तब उन्हें अपनी बड़ी बहन दिखाई नहीं देती। राजकुमारी तारा प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमारी ऐश्वर्या कहाँ पर है, लेकिन इस बात पर राजकुमारी तारा प्रिया बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन डिनर करते वक्त राजकुमारी तारा प्रिया ने एक चीज को नोटिस कर लिया था कि यहाँ पर मौजूद हर एक दासियां उन्हें दया भरी नजरों से देख रही थी। सभी की नजरों में अपने लिए दया देखकर राजकुमारी तारा प्रिया की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन सभी दासियों को बोलते हैं, तुम सब अभी के अभी मेरी नजरों से गायब हो जाओ वरना मैं तुम सब के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया की आवाज इतनी ज्यादा ठंडी थी जिसे सुनकर महाराज और महारानी तक डर गए थे, तो फिर वह दासियां क्या चीज थी।
वो सभी दासियां डरते हुए वहां से जल्दी से भाग जाती है। उन सभी के चले जाने के बाद राजकुमारी ताराप्रिया एक रसगुल्ला को अपने मुंह में डाल लेती है और मन ही मन बोलती है, बस बहुत हो गया, अब दोबारा किसी ने भी मुझे घूरने की कोशिश की तब मैं सबकी आंखें निकाल डालूंगी, समझ क्या रखा है यार मुझे। उद्धरण चिन्ह। अपने को तो वैसे भी किसी की फीलिंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी ने मुझे घोरा तो मैं सच में लाशें बिछा डालूंगी यहाँ पर। लगता है यहाँ पर सभी लोग अभी भी मुझे वही कमजोर मशीन सी राजकुमारी ताराप्रिया समझ रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे सबकी गलतफहमी को दूर करना होगा और सबको डोमिनेट करके रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। इन्हीं सभी चीजों को सोचकर राजकुमारी ताराप्रिया जल्दी से अपना डिनर खत्म करती है और अपने माता पिता को शुभ रात्रि बोलकर वहां से बड़ी तेजी में निकल जाती है। राजकुमारी ताराप्रिया को ऐसे जाते हुए देखकर महाराज और महारानी के चेहरे के भाव थोड़े से बदल जाते हैं। महाराज चंद्रशेखर सिंह के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। वो जल्दी से खड़े होकर कक्षा से बाहर निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद महारानी शिवानी की आंखें थोड़ी भीग जाती है। महारानी की आंखों में नमी उतर आई थी। वो राजकुमारी ताराप्रिया को जिस तरीके से देख रही थी उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि महारानी शिवानी राजकुमारी ताराप्रिया से कितना ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन उनके इस व्यवहार के पीछे क्या वजह थी इस बात का बारे में कोई भी नहीं जानता था। एकादशी राजकुमारी ताराप्रिया को उनके कक्ष में लेकर जाने लगी। और जैसा कि राजकुमारी ताराप्रिया को पहले से ही पता था, उन्हें महल से थोड़ा कोने वाला ही कक्ष दिया गया था, जिसका महल में होना ना होना एक बराबर ही है। इस कक्ष को देखते हैं राजकुमारी ताराप्रिया अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। वो रजत और मानव को अपने ही कक्षा के आसपास का ही कोई कक्षा दिलवा देता है। वैसे भी राजकुमारी ताराप्रिया इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करके बैठी हुई थी कि एक छोटी सी हलचल भी उनकी नींद तोड़ने के लिए काफी थी। वो अपने कक्ष में आते ही अपने लहंगे के फीते को जोर से खींचती है और एक ही कीक के साथ वो लहंगा बहुत दूर जाकर गिरता है। लहंगे के अंदर राजकुमारी ताराप्रिया ने घुटनों तक का एक लेगी पहना हुआ था। वही अपने ऊपर से इतना बड़ा बोझ हटाने के बाद राजकुमारी ताराप्रिया फाइनली राहत की सांस लेती हैं। वो जल्दी से बाथरूम में चली जाती है और अपने लिए कोई ढंग का कपड़ा निकालकर उसे पहन लेती है। इस वक्त राजकुमारी ताराप्रिया ने एक शर्ट पैंट पहन रखा था और ग्रे कलर की एक टैंक टॉप को पहन रखा था। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा होता दिख रही थी। राजकुमारी ताराप्रिया का फिगर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था, जिसे देखकर कोई भी पिघल जाए। राजकुमारी ताराप्रिया जल्दी से बेड पर किसी छोटे बच्चों की तरह कूद जाती है और खुद को सर से लेकर पैर तक कवर करके सो जाती है। वहीं इसी महल के दूसरी तरफ एक बड़े से कक्ष में एक बेहद ही खूबसूरत 23 साल की लड़की अपने हाथ में एक तस्वीर को पकड़े हुए सुबक सुबक कर रो रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ऐश्वर्या थी और इस वक्त उनके हाथ में जो तस्वीर थी वह किसी और की नहीं बल्कि इसी शाही परिवार की थी। उस तस्वीर में महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी सिंह साथ में खड़े थे और उनके ठीक सामने दो बच्चे थे, जिनमें 5 साल की मासूम सी राजकुमारी ताराप्रिया जी और 10 साल की थोड़ी समझदार राजकुमारी ऐश्वर्या थी। ये तस्वीर नॉर्मल लोगों के लिए एक तस्वीर थी, लेकिन आज यही तस्वीर राजकुमारी ऐश्वर्या को बहुत तकलीफ दे रहा था। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही पल में हमारे और हमारी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ओके, हमने और हमारी मासूम सी बहन ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जो हमें ऐसी सजा मिल रही है? इतना बोलने के साथ राजकुमारी ऐश्वर्या अपने आंसुओं को साफ कर लेती है और खाली आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी बहन को, हम ताराप्रिया को बचा लेंगे। उद्धरण चिन्ह। हमारी बहन बहुत ही ज्यादा मासूम है, वह इन सभी षड्यंत्र को नहीं समझ पाएगी। यही सब बोल बोल कर राजकुमारी ऐश्वर्या बहुत ही ज्यादा रो रही थी, जिसकी वजह से उनकी सांस तक तेज हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़, एक बहुत ही बड़ा सा महल जिसमें बहुत सारे लोग थे और हर तरफ उजाला था। इसी महल के सामने के दरवाजे से बिना किसी भाव के महाराज अर्थवीर सिंह आते हैं। महल के अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी नज़र दरवाजे पर ही उनका स्वागत करने के लिए खड़े कुछ नौकरों पर चली जाती हैं। वो सभी को इग्नोर करके महल के अंदर चले जाते हैं। उनकी माँ का कक्ष कहाँ से 15 मिनट की दूरी पर था। इस महल की राजमाता संतोषी सिंह है और वो इस वक्त अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी तबीयत इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं थी और वो इस वक्त बहुत ही दयनीय अवस्था में थी।
थोड़ी ही देर में महाराज अर्थवीर सिंह राजमाता संतोषी सिंह के कक्ष में आ जाते हैं और उनको देखते हुए वहां पर मौजूद बाकी की सभी दासियां उनके लिए जगह बना देती है। महाराज अर्थवीर सिंह जल्दी से अपनी मां के पास चले जाते हैं और उनके सर के पास बिस्तर पर बैठकर उनके बालों में हाथ फेरने लगते हैं। वो अपनी आंखों में नमी लिए अपनी मां को देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इन कुछ दिनों में उनकी मां की हालत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई। वो अपनी मां की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मां अभी कुछ दिनों पहले तक तो आपकी हालत बहुत ज्यादा सही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। उद्धरण चिन्ह। इस बात को बोलते वक्त महाराज अर्थवीर सिंह की आवाज में बहुत नरमी थी। वो बहुत ही प्यार भरी नजरों से राजमाता संतोषी सिंह को देख रहे थे जो उनकी मां थी। अपने बेटे की बात को सुनकर राजमाता संतोषी देवी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और अपनी दुख भरी आवाज में बोलती है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ अब तो हमारी उम्र हो गई है। उद्धरण चिन्ह। इतने बुरे हो गए हैं हम, अब कब तक जिएंगे पता नहीं, परंतु बस अपने मरने से पहले अपने पुत्र का घर बसता हुआ देखना चाहते हैं। हम आपको अपनी पत्नी के साथ खुश देखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे लाल, हम नहीं चाहते कि हमारे मर जाने के बाद आप अकेले पड़ जाए या दुखों के अंधेरे में डूब जाए। बस हमारी आखिरी इच्छा को पूरी कर दीजिए और जल्द से जल्द विवाह कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। वक्त के पहले ही आपके पिताजी हमें छोड़कर चले गए, किंतु हमने तो उनके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब हम उन्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते। उद्धरण चिन्ह। मृत्यु के वक्त उन्होंने हमसे वादा लिया था कि हमें अपने जीवन को आपके लिए बचा कर रखना होगा, परंतु अब हमारे पुत्र तो इस पूरे देश के महाराज बन चुके हैं और अगर हमारी मृत्यु को भी जाए तब हमें कोई गम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि मन में एक छोटी सी आस जरूर जिंदा है अभी भी कि बस मृत्यु से पहले हम आपके विवाह में सम्मिलित हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अपनी मां की ऐसी बातों को सुनकर महाराज अर्थवीर सिंह गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी क्रोध भरी आवाज में राजमाता संतोषी सिंह को डांटते हुए बोलते हैं, बस अब बहुत बोलिए आपने और बहुत सुन लिया हमने। उद्धरण चिन्ह। समझ क्या रखा है आपने हमको कि इतने नालायक और निकम्मे पुत्र हैं हम आपके जो समय रहते अपनी मां का उपचार भी ना करवा सके। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद महाराज अर्थवीर सिंह अपनी नर्म आवाज में बोलते हैं, बिल्कुल भी चिंतित ना हो मां, हमने कल इस पूरे विश्व के सबसे ज्ञानी चिकित्सक को बुलाया है जो अवश्य ही आपको ठीक कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। आपने चिकित्सक तारा के बारे में तो सुना ही होगा जो एक बहुत ही रहस्यमय चिकित्सक है, हमने उन्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा और आमंत्रित किया है। कल वह आपके उपचार के लिए महल आने वाली हैं। उद्धरण चिन्ह। पिछली बार हमने जो विदेश से चिकित्सक को बुलाया था उन्होंने भी हमें आखिरी रास्ता चिकित्सक तारा के बारे में बताया था। इस समय इस पूरे धरती पर केवल एक चिकित्सक तारा ही है जो आपका उपचार करके आपको वापस से सही कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। इस बात को बोलते वक्त महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्हें यकीन हो कि कल के बाद से उनकी मां की हालत सही हो जाएगी। वही अपने पुत्र के चेहरे पर इस तरीके के विश्वास को देखकर राजमाता संतोषी देवी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारा दर्द था। अपनी मां को वहां पर आराम से सुला देने के बाद युवराज अर्थवीर सिंह कक्षा से बाहर निकलते हैं और क्रोध भरी नजरों से सभी दास दासियां को देखते हुए इस महल के शाही दरबार में चले जाते हैं। इस राज दरबार में आते हैं वो अपने एक खास मंत्री के द्वारा महल के सभी सदस्यों को सूचित करवा देते हैं कि महाराज अर्थवीर सिंह ने कल इसी महल में अपने एक अतिथि को बुलाया है और कुछ दिनों तक अब वह भी इसी महल में रहने वाले हैं। इस वक्त महाराज अर्थवीर सिंह की आंखों में बहुत ज्यादा क्रोध था। वो दर्द भरी नजरों से अपने सामने खड़े अपने मंत्री को देख रहे थे और अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद कर रहे थे। वो मंत्री दामोदर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। महाराज अर्थवीर सिंह दामोदर को देखते हुए सवाल करते हैं, कुछ दिनों पहले तक तो राजमाता की तबीयत बिल्कुल सही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। उद्धरण चिन्ह। आखिर मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा क्या हो गया यहाँ पर जिसकी वजह से हमारी माँ की ऐसी दुर्दशा हो गई। हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये सब केवल एक संयोग नहीं था बल्कि किसी का षड्यंत्र था। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त महाराज अर्थवीर सिंह इतनी ज्यादा क्रोध में थे कि ऐसा लग रहा था कि वह क्रोध में आकर पूरे इस महल में ही आग लगा डालेंगे। वही उनके सामने खड़ा उनके मंत्री दामोदर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और उसके पैर कांप रहे थे।
वो डरते हुए महाराज अर्थवीर सिंह को बोलता है, महाराज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस महल में कोई ऐसा इंसान है जो चाहता ही नहीं कि राजमाता जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्यों परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि इस महल में कोई तो ऐसा भेजी है जो राजमाता की जान लेना चाहता है और बिल्कुल ऐसे तरीके से जैसे हमें कभी भी उसे इंसान के ऊपर शक ही ना हो। उद्धरण चिन्ह। ये राजगद्दी का खेल बहुत ही ज्यादा डरावना और खूनी होता है और आज से पहले आपकी पूर्वजों के समय में भी न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। उद्धरण चिन्ह। इस राजगद्दी के खेल में हमें बाहर के दुश्मनों से ज्यादा तो अपने घर के ही छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। महाराज हमने अपनी तरफ से पूरी छानबीन करने की कोशिश की है परंतु हमें समझ ही नहीं आ रहा कि राजमाता की ऐसी दुर्दशा किसने की है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि महाराज एक चीज है जो बहुत अजीब है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह अपने मंत्री दामोदर को आगे बोलने का इशारा करते हैं। दामोदर बोलता है, अभी पिछले 1 महीने से राजमाता की सेवा में एक नई दासी आई हुई थी और जैसे ही राजमाता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो गुस्लखाने में ही बेहोश हो गई उसी दिन से वो दासी गायब हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। न जाने क्यों महाराज परंतु हमें उसे दासी के ऊपर शक है पर बहुत छानबीन करने के बाद भी हम उसे दासी को दोबारा से ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पर बात चाहे जो भी हो इस पूरे 1 महीने में उसकी हर एक हरकत को हमारी राजमाता की मुख्य दासी ने अच्छे से देखा है और उनसे पूछताछ करने के बाद हमें इस बात के बारे में पता लगा है कि। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही मंत्री दामोदर रुक जाता है और महाराज अर्थवीर के चेहरे को देखने लगता है। वही दामोदर के रुक जाने की वजह से महाराज और कबीर के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वह जानलेवा नजरों से मंत्री दामोदर को देखने लगते हैं। मंत्री दामोदर डरते हुए फिर से बोलता है, महाराज वह दासी इन दोनों चाची जी से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी। उसका चाचा जी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था और उसकी छोटी मोटी गलतियां के बाद चाचा जी उन्हें माफ कर देती थी या हमारे द्वारा सजा दिलवाए जाने से बचा लेती थी। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही युवराज अर्थवीर के चेहरे के तेवर बदल जाते हैं। गुस्से से उनके हाथ की नस तक चटकने लगी थी। वो अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं, चाची जी भगवान से शुक्र मनाना कि मेरी माँ के इस हालात के पीछे की जिम्मेदार आप ना हो वरना मेरी माँ को चोट पहुंचाने वाले इंसान के उम्र का मैं लिहाजा भी नहीं करता। ऐसे ही महाराज अर्थवीर सिंह थोड़ी देर तक दामोदर से बात करते हैं उसके बाद वो दामोदर को वहां से भेज देते हैं। इस रात के अंधेरे में महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे पर बिल्कुल किसी भेड़िए जैसा भाव था। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर गलती से भी उनकी मां के इस हालात का संबंध उनके परिवार के किसी भी सदस्य से निकल गया